सलाम, नमस्ते, आदाब। आप जुड़े हुए पसमादा डेमोक्रेसी से। और पिछली बार हमने वक़ार भाई का एक वीडियो एक लाइव लिया था जिसमें वक़ार भाई ने असदुद्दीन अवैसी की जीत के ऊपर कुछ टिप्पणियाँ की थी। उनकी टिप्पणियाँ जो है व्यक्तिगत भी थी और पसमादा आंदोलन से जुड़े हुए या पसमादा समझ के हिसाब से भी थी। तो उसके ऊपर उनकी उस लाइव के ऊपर बहुत से कमेंट आए और बहुत से ऐतराज़ थे। एक ऐतराज़ ये किया जाता है हमसे कि हम सवालों का जवाब नहीं देते, तो इसके लिए हम पहले बार-बार भी हम बोल चुके हैं कि हम फ़ेसबुक पर लिख कर जवाब देने में बहुत ज़्यादा यकीन नहीं करते। इसकी वजह ये है कि उसमें बहुत ज़्यादा वक़्त चला जाता है। उस और आपके जो सवाल है उसको हम लाइव में लेना चाहते हैं, इसलिए हम बार-बार लाइव ले आते हैं और आखिर में हम बोल भी देते हैं अगर आपके सवाल 10 से ज़्यादा हुए हमारे लाइव होने के बाद, तब भी हम दोबारा लाइव आके आपके सवाल का जवाब दे देंगे। तो उन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए अभी हम दोबारा से यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे साथ जो हैं इस वक़्त वक़ार भाई अभी जुड़ जाएँगे, अभी अभी वो चले गए हैं। हमारे साथ इस वक़्त जो है फ़ैयाज़ अहमद फ़ैज़ी भाई हैं। इनको आप जानते ही होंगे, पहले भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये डॉक्टर पेशे से डॉक्टर है और पसमानदा कार्यकर्ता हैं। और इसके अलावा मारूफ भाई हैं, ये उत्तर प्रदेश के महाज़ के सचिव हैं। ठीक है? और वक़ार भाई थोड़ी देर में जुड़ जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखिए वक़्त कम है तो हम सीधे सवाल पे ही आ जाते हैं। तो फ़ैयाज़ भाई सबसे पहले आपसे ही सवाल शुरू करते हैं। ये कहा जा रहा है, अच्छा वक़ार भाई भी जुड़ चुके हैं। हमारे वक़ार भाई भी जुड़ चुके हैं इससे। तो पहला सवाल है, मुझे लगता है वक़ार भाई से ही सवाल था, इसलिए वक़ार भाई से ही मैं कर लेता हूँ। आप लोग अपना म्यूट कर लें थोड़ी देर के लिए। तो वक़ार भाई आपसे सवाल ये था कि आपने किस आधार पे ये आरोप लगाया है कि ओवैसी साहब जो है वोट काटते हैं या वोट कटुआ है, जबकि आंकड़े आ रहे हैं कि उनसे ज्यादा वोट तो कांग्रेस ने या और दूसरे मतलब और भी जो पार्टी थी उन्होंने काटा, जिसकी वजह से आ, महागठबंधन हारी है। तो आपने उनको वोट कटुआ किस आधार पे कहा? खैर भाई आवाज आ रही है ना? वकार भाई म्यूट है आपका, अनम्यूट कीजिए उसको। वकार भाई की आवाज नहीं आ रही है। फैयाज भाई आप ही ऐसी पार्टियां मुसलमानों को वोट नहीं पाती हैं। जी जी बोलिए। बाकी ये कहती हैं हमको बहुत वोट मिला है मुसलमानों का, हम्म, और मुसलमान इनको कहता है उन्होंने कभी भी पलट के मुसलमानों को कभी नहीं कहा। इस सिलसिले में वो अवैसी को ज्यादा बुरा भला नहीं कहते हैं। मैं आवाज यूपी इलेक्शन की बात थोड़ा करना चाहूंगा कि 2012 में 35 से 40% वोट सब गया था मुसलमानों का, और लैंड ने कहा कि 75% मुसलमानों ने हमको वोट किया है। वो ये दिखाना नहीं चाहते कि मुसलमान हमसे दूर हो रहा है, दूर हो गया है। दूर होने के बाद भी अब जैसा कि ओवैसी के बारे में कहा जा रहा है, ओवैसी 24 सीट से लड़े थे, तो कुछ सीटों से बहन जी भी लड़ी थी, कुछ सीटों से उपेंद्र कुशवाहा भी लड़े थे, कुछ सीटों से उनके एक समाजवादी पार्टी का है वो जिसके साथ का अलायंस था, एक वहां की लोकल कोई समाजवादी पार्टी करके नाम था, यादव जी पार्टी है। 4 पार्टियों का अलायंस था, सबके अपने अपने कैंडिडेट थे और सबने कम ज्यादा वोट काटा है। और अभी की जो हार हुई है उसमें कई जगह वोट से भी हार हुई है। तो इल्जाम तो मेरा सब पे है, सिर्फ अवैसी पे नहीं है। मैं महापंचायत में वोट कटवा कहता हूं, लेकिन सारी पंचायत कोई सीट नहीं निकाल के आई, उसकी चर्चा नहीं हुई, इसलिए मैं जिस तरह है जो मुसलमान वकार भाई आपकी आवाज बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो रही है, आप दोबारा से नहीं। 9 बजे जुड़ जाएं। अच्छा फैयाज भाई आप इस सवाल का जवाब दे दें, फिर दूसरे सवाल पे हम जाते हैं कि
ओवैसी साहब को वोट कटुआ किस आधार पे कहा जाता है? आपका म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए पहले। जी देखिए, मैं तो इससे आगे भी कहना चाहूंगा, सिर्फ वोट कटुआ नहीं है वो, उन्होंने पूरा खेल बिगाड़ा है वहां पर बिहार के अंदर। और वो ध्रुवीकरण वो करा ले गए हिंदू मुसलमान के नाम पे। सीटें तो जीती हैं जो, उसके अलावा वो बहुत सी सीटें ऐसी है जिसपे ध्रुवीकरण हो गया, और उसका सीधा फायदा जो है ध्रुवीकरण वाली पार्टियों को मिला है। और वो वैसी या एमआईएम का जो चरित्र रहा है, ये खेल बिगाड़ना और इस तरह की बातें करना, चुनाव को पूरा डिस्टर्ब कर देना, ये उनका चरित्र रहा है। वो पूरे हैदराबाद या तेलंगाना क्षेत्र में या आंध्र प्रदेश क्षेत्र में वो बाहर निकल के इलेक्शन नहीं लड़ते अपने जिले से बाहर, है ना। और यहाँ पे आके बिहार में इलेक्शन लड़ रहे हैं, यहाँ पे बंगाल में इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये पूरा हिंदू मुसलमान की बाइनरी पे जो अशराफ का शेवा रहा है, जो अशराफ का तरीका रहा है, इस देश के अंदर सांप्रदायिकता पैदा करो, हिंदू मुसलमान को लड़वाओ और फिर अपना राज करो, अपना फायदा उठाओ। ये 80-20 की लड़ाई में पसमानदा पिस जाता है, आम भारतीय जनमानस पिस जाता है, और कुछ शासक वर्गीय कुछ लोग इसका फायदा उठाते हैं। यही काम ओवैसी ने किया, और आपने देखा कि पूरा जो बिहार की जो जनमत था उसको पूरा डिस्टर्ब कर दिया इन्होंने। और ये वोट कटुआ का ये इल्जाम नहीं, ये सच्चाई है। सच्चाई को जो है मीडिया भी समझ रही है, भारतीय जनमानस भी समझ रहा है। पसमानदा आंदोलन चूंकि किसी तरह के इस तरह के सांप्रदायिक संगठन, मुस्लिम सांप्रदायिकता का सबसे मुखर विरोधी पसमानदा आंदोलन रहा है, हमारा इतिहास रहा है इनके विरोध का। तो हम इनके विरोध में है, हम किसी तरह की इस देश के अंदर सांप्रदायिकता, मुस्लिम सांप्रदायिकता पसंद नहीं करते जी। अच्छा, एक और सवाल था वकार भाई से ही, ज्यादातर सवाल वकार भाई से ही है, वकार भाई का थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हो जाता है। वकार भाई, अगला सवाल ये था कि आप सेकुलर पार्टियों से को कुछ ज्यादा ही छूट देने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सेकुलर पार्टियां जो हैं उनका चरित्र भारत में ठीक नहीं रहा है। और मुसलमान, या जिसको शब्द इस्तेमाल किया गया, जुम्मन ही क्यों सेकुलरिज्म को बचाने की कोशिश करे, इसके ऊपर आप क्या कह रहे हैं? अभी मैं जूम पे डिबेट में था परवेज साहब के साथ, मैं इसी लाइन पे कर रहा था कि हमारी रोड मैप क्या होती है भारत में, सेकुलर कम्युनल के बीच में कैसे करें। उन बातों में एक बात यह आई, मैंने मारूफ साहब की मिसाल दी कि वो वहां से मलियापत से जीत सकते थे, फिर भी बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया। तो बीजेपी अपने यहां दरवाजा बंद रखे हुए जीतने कैंडिडेट को भी टिकट नहीं दे रही है। बीजेपी बात हमारे नहीं कर सकते। अब आ गई दूसरी पार्टी, सेकुलर पार्टियां, सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां। मैं उन्हें सेकुलर मानता नहीं हूं, लेकिन बीजेपी ने दरवाजा बंद करके रखा है। तो शेल्टर, बरसात में कहीं ना कहीं वक्त गुजारना पड़ता है, जाड़े और बरसात में, गर्मी में तो आप कहीं सो सकते हैं। उस पे हम सेकुलर पार्टियों की हिमायत करते हैं, या हमारे पास ऑप्शन रहित है? हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, बीजेपी है ही नहीं हमारे पास, तो हम बात किसकी करेंगे? अवैसी भी हमको नहीं टिकट देते हैं, ना बीजेपी टिकट देती है। तो जहां से एक एक टिकट मिल जाता है, आगे ने एक टिकट दे दिया अंसारी को, एक मंसूरी को नीतीश ने दे दिया, हम नीतीश वो इदरीसी को टिकट दे दिया, अंसारी को टिकट दे दिया। तो जो टिकट हमको देता है, जो हमारी, हमें उसकी वकालत, तरफदारी तो करना ही पड़ेगा हमको। अगर बीजेपी भी हमको टिकट दे तो हम बीजेपी को अगर फिर भी सांप्रदायिक कहें, बीजेपी के एक तरफा विरोध करें, तो हमको इल्जाम लगाया जा सकता है। वैसे आम मुसलमान तो बीजेपी का विरोध नहीं करता, नहीं तो अलग अलग इतने बड़े इश्यू पे, लॉकडाउन में जिस तरह की हालत हुई थी बिहार में, मुसलमानों की 11 पार्टियां चुनाव नहीं लड़ती अलग से। 11 पार्टियां वोट काटने के लिए कहीं न कहीं बीजेपी को जिताने लगी हुई थी, और बीजेपी को जिता दिया और नीतीश को हरा करके। ठीक है वकार भाई, एक और सवाल है। मारूफ भाई, आप तक आवाज आ रही है मारूफ भाई?
बताएं। हाँ मारूफ भाई, एक सवाल आपसे भी था कि जैसे बोला जाता है कि ये सेकुलर दल जो है, इनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि मीम के साथ जो है मिलके अलायंस कर लें, गठबंधन कर लें, उन्होंने गठबंधन क्यों नहीं किया? ये सभी के लिए सवाल है, लेकिन मारूफ भाई से पहले मैं कर लेता हूँ, फिर वकार भाई आपसे ही इसका पूछा जाएगा कि मीम से गठबंधन क्यों नहीं किया बाकी सेकुलर पार्टियों ने, उसको अलग क्यों रखा? देखिए लेकिन मौदूदी भाई, सबसे बड़ी बात यह है, मीम का जो चरित्र रहा है कि एक सांप्रदायिक पार्टी के रूप में उनका एक चरित्र रहा है। तो सेकुलर पार्टियां जो भी हैं, इसी वजह से उनसे वो हिचकिचा रही थी। जाहिर सी बात है, जो बहुसंख्यक वोट को कोई भी नहीं खोना चाहता है, चाहे वो कांग्रेस हो या आरजेडी हो या कोई भी पार्टी हो। और मीम का चरित्र बिल्कुल वैसा ही रहा है जैसा कि मुस्लिम लीग का कभी रहा करता था। जब भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक कही जाती है, तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी का नाम सेकुलर है, भारतीय जनता पार्टी। इनका तो नाम भी सेकुलर नहीं है। जहां तक कि भारत में जितने भी राजनीतिक दल हैं, कांग्रेस, इनसे हम गठबंधन करें और बहुसंख्यक वोट को हर पार्टी अपने आप में बैलेंस बनाए रखना चाहती है। इनसे गठबंधन में करने की सबसे बड़ी वजह जो सेकुलर पार्टियों के सामने थी, कहीं ना कहीं ये रही कि कहीं हमारा जो बहुसंख्यक वोट है वो कहीं हमसे मिस ना हो जाए। इसी वजह से इनसे और इनके भाषण से, इनकी जो भी इनके तकरीरें होती हैं या इनका चुनाव लड़ने का ढंग होता है, उससे साफ साफ झलकता है कि ये कहीं ना कहीं मुस्लिम सांप्रदायिकता के सहारे हिंदू सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना चाहते हैं। इनका सीधा सीधा इस वजह से जितनी भी सेकुलर पार्टियां हैं, इनसे किनारा कस रही थी। और आप जैसा कि देखेंगे कि 2012 से पहले ये केवल हैदराबाद ही में चुनाव लड़ते थे और कहीं नहीं चुनाव। 2014 में इन्हें स्टेट पार्टी का दर्जा मिला तेलंगाना में। इससे पहले इन्हें स्टेट पार्टी का दर्जा नहीं था। जब तेलंगाना के चुनाव 2014 के चुनाव में 7 सीटें जीते हैं तेलंगाना में, जब इन्हें स्टेट पार्टी का दर्जा मिला। इससे पहले ये शहर की एक पार्टी के तौर पर ये माने जाते थे। तो कहीं ना कहीं ये समझ लीजिए 2012 के बाद से ही ये पूरे भारत में मुस्लिम इत्तेहाद और इत्तेहाद का नारा देना इन्होंने शुरू किया, जिससे कि जितने भी राजनीतिक दल हैं, तो सबके दिमाग में कहीं ना कहीं ये जहन में था कि ये बीजेपी की बी टीम के तौर पर ये काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हर पार्टी इनसे किनारा कसती चली आ रही थी। अब ये बिहार में चुनाव का वक्त आया, ये इमोशनल ब्लैकमेल करने के उतरे कि हमें दो वरना हम खेल बिगाड़ देंगे। जैसे कि पहले कहा नहीं था, हम लोग खेल खेलते थे कंचे का, ये हमें खिलाओ वरना हम तो खेल बिगाड़ देंगे। ये एक धमकी के मतलब एक धमकी दे रहे हैं पूरी तरह से सेकुलर पार्टियों को। और मुझे नहीं लगता है कि सेकुलर पार्टियों को, अगर सेकुलर पार्टी के सामने ये स्थिति है, अगर इनके साथ में लेती हैं तब भी वो खाई में जा रही हैं। अगर इनको साथ में नहीं ले, कहीं पर कामयाब हो रहे हैं, कहीं पर ये कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। और ये जब इनसे दलित की बात करते हैं या तमाम सी बातें करते हैं, लेकिन ये चुनाव वहीं से लड़ते हैं जहां से मुस्लिम आबादी ज्यादा होती है। अगर ये बाकी सबके साथ में मिलकर चुनाव लड़ना चाहते होते, ये उत्तराखंड में चुनाव लड़ सकते थे। और भी जो स्टेट है, राजस्थान है, उत्तराखंड है, जहाँ माइनॉरिटी मुसलमानों की आबादी बिल्कुल ना के बराबर है, वहाँ क्यों चुनाव नहीं लड़ने जाते? ठीक है मारू भाई, आपकी बात समझ लिए। मैं फैयाज भाई दोबारा इस सवाल पे आ रहा हूँ। ये सवाल किया गया, लगातार 3 लोगों ने सवाल किया, इसलिए मैं दोबारा ही सवाल पे आ रहा हूँ कि ये मुसलमानों की ही जिम्मेदारी क्यों है सेकुलरिज्म को बचाने की? भाई अगर वो कम्युनल होके पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं, अगर आप मान रहे हैं कि मीम जो है कम्युनल है, जैसा कि मारू भाई कह रहे हैं, उनको उसका नाम भी जो है सेकुलर नहीं है, वो अपने आप में डिबेट है। लेकिन जो अगर कोई कहना चाह रहा है कि हम सेकुलरिज्म का अब जो है झंडा नहीं उठाएंगे, अब हम भी उसी तरीके से खेलेंगे जिस तरह से बहुसंख्यक खेल रहा है, ठीक है, और हम जो है ओवैसी के साथ खड़े, तो इसमें क्या दिक्कत है? आप म्यूट हैं, आप जरा सा अनम्यूट कीजिए। जी, मैं कह रहा हूं पाकिस्तान बनवा लें, क्या दिक्कत है फिर? हाँ पाकिस्तान बनवा लो एक और। ये बेहुदा सवाल है, बदतमीजी वाला सवाल है भारतीय लोकतंत्र में, इस तरह के सवाल करना। और ये बताता है इस तरह के सवाल करने वाले लोगों का चरित्र की जो है
वो बिल्कुल द्विव राष्ट्र सिद्धांत को फॉलो करना चाहते हैं, द्विव राष्ट्र सिद्धांत का रीएस्टेब्लिश करना चाहते हैं, और ये इस देश के लिए बहुत खतरनाक है वैसी। और उस तरह के, मैं तो उसको राजनीतिक गुंडा कहता हूं, उस तरह के लोगों को प्रश्रय देना, उस तरह के लोगों के लिए बहुत शर्म की बात है कि हम ओवैसी पे डिबेट कर रहे हैं। उसको तो आउट ऑफ लोकतंत्र से बाहर कर देना चाहिए ऐसे लोगों को। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये जो आप कह रहे हैं कि मुसलमान का सवाल था कि मुसलमान क्यों सेक्युलरिज्म बचाए। देखिए, हाँ देखिए, मुसलमान नाम की कोई चीज नहीं है समाज में, या तो अशराफ है या पसमानदा है। तो सवाल आप ऐसे करिए कि जो अशराफ है उसी की जिम्मेदारी क्यों सेक्युलरिज्म बचाना। मुस्लिम समाज को लीड करता है अशराफ, पसमानदा भी उसके पीछे पीछे जाता है। पसमानदा आंदोलन चूंकि कमजोर है, जन जागरूकता कार्यक्रम बहुत स्लो चल रहा है, लेकिन फिर भी एक विभेद है समाज के अंदर। तो देखिए, अशराफ बैलेंस बनाने में माहिर होता है, वो सेकुलरिज्म भी बचाता है और वो कम्युनलिज्म को भी जिंदा रखता है। मुस्लिम लीग से ये शुरू होता है, मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन। अरे काहे का इत्तेहादुल मुस्लिमीन, अब्बा इनके थे सलारे मिल्लत, ये है नकीबे मिल्लत, इनका बिटवा आ जाएगा, पता नहीं कौन सी मिल्लत लेके चलेगा वो। ये पूरे घर का नियोक्तिज्म है, एक घर का परिवार का बना रखा है आप लोगों ने। और इत्तेहादुल, काहे का इत्तेहाद भाई, कै ठो आपके पार्टी में पसमानदा है? जुल्हा दुनिया नट धोबी हलालखोर मेहतर भंगी कितने हैं आपके पास है? और कब से सदर बने हुए हैं आप? कहाँ का लोकतंत्र है? ये किस तरह की बात है? देखिए, ये बेवकूफ बनाने वाली बात है। पसमानदा इसमें बेवकूफ बनता है, अशराफ होशियार है। अशराफ ओवैसी के साथ भी लगा हुआ है, भाजपा के साथ भी लगा हुआ है, सेकुलर पार्टियों में भी लगा हुआ है। अशराफ अपने सत्ता वर्चस्व के लिए हर जगह मेंटेनेंस बना के रखा हुआ है। बेवकूफ हम जैसे पसमानदा है जो नारे तकबीर और इस्लाम खतरे में है, फलाना खतरे में है, उसके लिए हम इसके पीछे बातते हैं। ये इस तरह का सवाल कि मुसलमान और मुस्लिम नाम से पूरी राजनीति करते हैं कि मुसलमान ये मुसलमान वो। अरे किसी को बना दो, किसी पसमानदा को अपने पार्टी का अध्यक्ष, तो हम मान लें कि आप इत्तेहादुल मुस्लिमीन हैं। अच्छा, नाम इतना मीठा मीठा, हमारी बात पूरी होने दीजिए। ये मुस्लिम लीग, वो अशराफ लीग, ये इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं, ये इत्तेहादुल अशराफीन है। खूब अच्छे समझिए, ढोंग है, ये चोला ओढ़े हुए हैं इस्लाम का, मुसलमान का। तो ऐसे ऐसे और इनका काम ही है हिंदू मुसलमान की राजनीति करना, इस देश के जो भाईचारा है उसको बर्बाद करना, तबाह करना। ये जो है मुस्लिम लीग चली गई, अशराफियत आज भी है, वो मानसिकता द्विराज सिद्धांत की आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से लेकर इत्तेहादुल मुस्लिमीन तक ये बड़ी कहानी है। और इस देश के अंदर मेन मुख्य धारा की मीडिया ने वैसी को दूल्हा बना के रखा हुआ है। बहुत ही खतरनाक बात है इस देश के भाईचारा के लिए, इस देश के सेकुलरिज्म के लिए। सेकुलरिज्म का जो हमारा भारतीय भूमि है उसका नेचर रहा है, कई मजहब कई धर्म के लोग हम एक साथ रहते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी पार्टी को वोट देते हैं। लेकिन इस तरह के लोग, मुस्लिम लीग की मानसिकता, मैं हमेशा कहता हूं कि वैसी जिन्ना पार्ट 2 है और MIM मुस्लिम लीग पार्ट 2 है। जी अच्छा मारूफ भाई, आपसे एक सवाल नूरुलैन मोमिन साहब कर रहे हैं कि अगर ओवैसी खेल बिगाड़ने आया है तो फिर मांझी, पप्पू यादव वगैरह क्या कर रहे हैं? अनम्यूट कर लीजिए मारूफ भाई, अनम्यूट कीजिए इसको। जी मारूफ भाई। हेलो जी। हाँ। जहाँ तक मांझी का सवाल है, मांझी तो खुले तौर पर एनडीए गठबंधन के साथ में चुनाव लड़ रहे थे। मांझी खुले तौर पर एनडीए गठबंधन के साथ में चुनाव लड़ रहे थे, तो उन पर तो ये वोट काटने या इस तरह का इल्जाम तो लगना कोई वाजिब कहीं पर से नहीं लगता है, तो वो खुला एनडीए गठबंधन में चुनाव लड़ रहे थे। जहाँ तक पप्पू यादव का सवाल है, पप्पू यादव भी वही भूमिका में लगभग थे कि जैसे ओवैसी और दूसरी पार्टियां जो चुनाव लड़ रही थी उन्हीं भूमि में पप्पू यादव भी थे। लेकिन पप्पू यादव की जो पॉलिटिक्स है, एआईएम की पॉलिटिक्स में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। पप्पू यादव चुनाव लड़ रहे थे अपने बेसिक इश्यूज पर चुनाव लड़ रहे थे, पप्पू यादव अपने लोकल मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे थे, पप्पू यादव जो तमाम से मसाइल जो बिहार के समस्याएं थी उनको भी उठा रहे थे साथ में। तो एआईएम का तो सीधा नारा रहा कि हम मुसलमानों का हक दिलाएंगे, सिर्फ एक सांप्रदायिक एजेंडे पर चुनाव लड़ रहे थे, जिससे कि कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी या एनडीए को फायदे पहुंचाने के उससे चुनाव लड़ रहे थे। और खास पप्पू यादव ने लगभग पूरे बिहार में अलग अलग जगहों पर चुनाव लड़ा। ठीक, ये वकार भाई कुछ बोलना चाहिए। वकार भाई बोलिए। वकार भाई अनम्यूट करके बोलिए, अनम्यूट कर लीजिए।
हाँ वकार भाई, आप अनम्यूट कर लीजिए वकार भाई, फिर बोलिए। आपका म्यूट हो रखा है। वो आप म्यूट है, उसको अनम्यूट कर लीजिए वकार भाई। वकार भाई का नेटवर्क बहुत ज्यादा दिक्कत रहता है। अच्छा, जब वकार भाई आएंगे, जब बोलेंगे। एक और सवाल है, वो अच्छा सवाल है कि सियासी व सामाजिक तौर पर मुस्लिम समाज को बागी क्यों बनाया जा रहा है? पहले ही इनकी बस्तियां शेड्यूल कास्ट की तरह अलग बस्तियां बसाने पर मजबूर कर दिया गया। प्रजातंत्र में नाम निहाद मुस्लिम पार्टी को एक बड़े पर्दे पर क्यों दर्शाया जा रहा है? तो इस पर फैयाज भाई कुछ बोलिए। अच्छा, वकार भाई दोबारा आगे देखते हैं, पहले इनसे सवाल ले लेते हैं। वकार भाई, आपका नेटवर्क बहुत खराब रहता है। इसको इसका नेटवर्क का पहले कुछ कीजिए। ये पसमादा नेटवर्क चलेगा नहीं। अभी वोडाफोन मैंने रिचार्ज किया है 1 दिन वाला, क्योंकि अभी जूम पे वोडाफोन अच्छा चल रहा था। वैसे एयरटेल से अच्छा ये चल रहा है फिलहाल। अच्छा ठीक है वकार भाई, आपके लिए ही ज्यादातर सवाल है, तो अभी इस पे कि मुसलमान ही क्यों सेकुलरिज्म बचाए, एक सवाल ये था। दूसरा सवाल ये था कि सियासी व सामाजिक तौर पर मुस्लिम समाज को बागी क्यों बनाया जा रहा है? पहले ही इनकी बस्तियां शेड्यूल कास्ट की तरह अलग बसाने पर मजबूर कर दिया गया है। प्रजातंत्र में नाम निहाद मुस्लिम पार्टी को एक बड़े पर्दे पर क्यों दर्शाया जा रहा है? तो ये सारे सवाल आपसे ही बेसिकली। ठीक ठीक। नहीं, हम सब लोग हैं, लेकिन जैसे मैं उसमें था प्रोग्राम में, तो सवाल आए मेरे पे। हम सबके लिए सवाल है, उसे मारूफ भाई जवाब दें, फैयाज साहब जवाब दें। मैं फिलहाल इसको देखिए, मैं बार बार ये कहता हूं कि जब 2014 में जब इलेक्शन हुआ था, पूरे यूपी से एक भी मुस्लिम एमपी जीत के नहीं गया था। तो उसमें पसमानदा अशराफ दोनों मिला के कोई भी जीत के नहीं गया। ये दिक्कत किसी भी हिंदू बिरादरी के साथ नहीं होती। कोई ना कोई यादव, चमार, कोयरी, कुर्मी जीत के जाता ही जाता है। तो हम जो है, सेकुलरिज्म का जनाजा हो या उसकी बारात हो, हमारे अलावा कोई उठा ही नहीं सकता, ना उसको जरूरत है इसकी। जैसे तालिबान के यहां अफगानिस्तान में सेकुलरिज्म की जरूरत वहां पे सिर्फ सिखों को है, मुसलमानों को नहीं। इसी पाकिस्तान में सेकुलरिज्म की जरूरत वहां की माइनॉरिटीज को है। वहां के मुसलमान तो कह ही रहे हैं कि हमको ये रियासत मदीना बनाना है। इसी तरह से भारत में मुसलमानों को जरूरत है सेकुलरिज्म की। एक औसत हिंदू को क्या दिक्कत है भारत में? अगर ये हिंदू राष्ट्र बनता है या फासिस्ट राज बनता है, उनको क्या दिक्कत होगी? उनकी सब्जी उनसे नहीं छीनी जाएगी। हमसे हमारा गोश्त छीन लिया गया है। इसलिए सेकुलरिज्म का जनाजा हो या बारात, वो सिर्फ हम ही ढोते हैं। एक चीज। दूसरी चीज, मैंने बहुत पहले ये बात कही थी कि दलित और ओबीसी पार्टियां खत्म हो जाएंगी। कांग्रेस तो बिस्तरे मर्ग पे है ही। हिंदू पार्टी, मुस्लिम पार्टी का कॉन्सेप्ट लाया जा रहा है। आज 1 घंटे तक एक भाजपा समर्थक दोस्त ने अवैसी की वकालत किया है। कल तक अकबरुद्दीन अवैसी, जूनियर अवैसी का वीडियो दिखा के चुनाव जीतने वाले लोग अवैसी की वकालत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि संविधान में हक है, आप उनसे उनका हक नहीं छीन सकते। हमने कहा, उस दिन भी आपसे बात कही थी कि संविधान में हक होना सही बात है, 4 शादियों का भी हक है, लिव रिलेशनशिप का भी हक है। क्या अवैसी जी करके दिखाएंगे या कोई करेगा? संविधान में अधिकार दिए गए हैं, लेकिन दुनिया में यह भी है कि माइनॉरिटी डेमोक्रेसी में अपनी पार्टी नहीं बनाती है। और जहां मुसलमानों के सामने एनआरसी और सीए जैसे चैलेंज रहे हों, जैसा अवैसी जी कह रहे थे, उसमें बीजेपी को प्लान बना के जिताना कि बीजेपी हारे या जीते, हम अपनी क्यादत की बात करेंगे। तो ये सीए एनआरसी वाले इश्यू पे किधर है और चुनाव में किधर है? ये मतलब ये वहां तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी भले जीत जाए, और सीए एनआरसी में कह रहे हैं कि नहीं, हम इसको रोकेंगे।
ये ड्यूअल पॉलिसी है और ये भाजपा को सूट कर रही है। इसीलिए भाजपा इसको जानबूझ करके इसको नेशनल पार्टी बनाने के चक्कर में पड़ी हुई है, ताकि हिंदू मुस्लिम की बाइनरी, जो फैयाज साहब ने कहा एकदम सही बात यह है कि सीधे सीधे हिंदू मुस्लिम की बाइनरी सेट की जा रही है। हम देशभक्ति का रोज नारा लगाते हैं और हम में से, हमारे टीम में से किसी को भी टीवी पे जगह नहीं मिली, किसी इश्यू पे जगह नहीं मिली, और अवैसी को रोज जगह मिलती है। अवैसी के छोटे छोटे स्पोक पर्सन को डेली टीवी बुलाया जा रहा है। ये प्लान बना करके अवैसी को भारतीय राजनीति में सेट किया जा रहा है। जी, एक सवाल ये नूरुलैन भाई दोबारा सवाल कर रहे हैं मारूफ भाई से ही। वो कह रहे कि पप्पू यादव वाली बात पे ही कह रहे कि उन्होंने उन्हीं मुद्दों पर तो आरजेडी कांग्रेस भी लड़ रही थी, फिर पप्पू यादव को क्या जरूरत थी लड़ने की। और फिर ये कह रहे हैं कि मीम के 5 में से 2 पसमादा है, शायद 2 पसमादा है जो जीते हैं। तो ये 2 सवाल नूरुल भाई कर रहे हैं। जी देखिए, हाँ, वो जहां तक मुद्दे का सवाल है, पप्पू यादव सिर्फ मुद्दे पे नहीं लड़ रहे थे, अपनी क्यादत की भी लड़ रहे थे कि उन्हें वो जो सम्मान वो चाहते हैं राजनीति में, जो जगह चाहते हैं, वो जगह आरजेडी से उनको नहीं मिल पा रही, ना नीतीश से मिल पा रही है। तो वो एक तीसरी धारा उन्होंने बनाने की कोशिश किया था। अंसारी महापंचायत को 3 दलित पार्टियां, 2 मुस्लिम पार्टियां, एक पसमानदा पार्टी को लेकर के उन्होंने एक रिस्क लिया था, जिसमें वो बुरी तरह फ्लॉप हो गए। ठीक, दूसरी चीज ये है कि अगर बीजेपी पसमानदा एमआईएम की तरफ से आ रहा है, तो हमारे लिए वो पसमानदा हो या अशराफ हो, उसकी नीति तो ध्रुवीकरण की ही है। और उसने जिसको हराया है वो ज्यादातर पसमानदा को ही हराया है। जो कुलैया पसमानदा, वहां सुरजापुरी और कुलैया की भी झगड़ा चलती है, तो जो कुलैया हैं उनको हरा के ही आए हैं ये। मारूफ भाई को भी बोलने तीसरी बात ये है, मारूफ भाई, हाँ जी जी जी, बकर भाई पहले मारूफ भाई को थोड़ा सा मौका दिया जाए। मारूफ भाई, ये इसको कैसे देख रहे हैं आप कि अगर वहां से अगर आ रहे हैं, अगर मान लीजिए एक एग्जांपल लीजिए, हाइपोथेसिस है कि अगर ये 5 के 5 अगर पसमादा होते तब आप लोगों का विरोध होता। अगर मीम के 5 के 5 जो अभी जीते हैं वो सारे पसमादा होते तब भी आप विरोध करते। देखिए, यहाँ पर जैसा कि वकार भाई ने बताया, यहाँ पर पसमानदा अशराफ के अलावा सबसे बड़ी जो विरोध है वो विचारधारा का है। जो सांप्रदायिकता जो भारत में जो ओवैसी साहब के नेतृत्व में फैलाई जा रही है, वो बिल्कुल उसी तरह से, क्योंकि जो इस सांप्रदायिक, तो अगर पसमानदा भी ढोता है तो वो भी इसके लिए जिम्मेदार है। और जो सांप्रदायिकता मीम के थ्रू भारत में फैलाई है, उसका पूरा बुरा इम्पैक्ट जो पड़ना है वो पसमानदा के ऊपर पड़ना है। जितनी हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता फैलाई जाएगी, उतनी हिंदू सांप्रदायिकता फैलेगी, तो उसके रिएक्शन में जो नुकसान होगा और नुकसान पसमानदा ही का होगा। इसलिए कि अगर मीम पसमानदा उम्मीदवार को भी लड़ाती है और इस बुनियाद पर इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम पर, तब भी उसके हम समर्थक नहीं है। हम भारत के संविधान पर भरोसा करते हैं। जो भारत के संविधान में जो एक भारतीय संविधान में जो व्यवस्था की गई है कि हम धर्मनिरपेक्षता पर भरोसा करते हुए हम सेकुलर एकता पर जोर देते हैं। हमारा जो है पसमानदा आंदोलन, अभी हम लोग सेकुलर एकता पर जोर देते हैं। हम लोग किसी भी तरह की सांप्रदायिक पार्टी का विरोध करते हैं। और ओवैसी साहब का जो एजेंडा खुले तौर पर, जैसा कि वकार भाई ने कहा कि उन्हें सेट करने की कोशिश की जा रही है, दूसरा जिन्ना बना के सेट करने की कोशिश की जा रही है, ताकि पक्ष में वो रहे, विपक्ष में ये रहे। तो हम इस तरह की किसी भी पॉलिसी का विरोध करते हैं और हम इसके समर्थक नहीं। अगर ओवैसी साहब पसमानदा को भी लड़ा रहे तब भी इसके हम समर्थक नहीं हैं। ठीक है, फैयाज भाई आपसे एक सवाल है कि ये बताइए, सवाल ये किया गया है कि कांग्रेस तथा अन्य क्षेत्रीय पार्टियां सपा, बसपा, राजद आदि अतीत में हुए भूल गलतियों का मूल्यांकन क्यों नहीं करती?
बीजेपी तथा अन्य पार्टियों के उभार का क्या कारण है? मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये कोई पार्टी अगर उभर रही है तो सेकुलरिज्म को जो ढोने वाली पार्टियां हैं उनकी विफलता है जिसकी वजह से दूसरी पार्टियां उभरी हैं। तो उसका मूल्यांकन आप किस तरह कर रहे हैं? जी देखिए, एक तो जो ये कहा गया कि ये सेकुलर पार्टियां सपा, बसपा और आरजेडी और जो भी है, ये क्यों नहीं कर रही हैं? भाई साहब, ये सवाल आप उनसे पूछे, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? ये पार्टियां बताएंगी ना कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखिए, सामाजिक न्याय के आंदोलन के गर्भ से निकली जितनी सेकुलर पार्टियां हैं, उन्होंने सामाजिक न्याय के उस रास्ते को छोड़ दिया। घर की पार्टी हो गई, परिवार विशेष की पार्टी हो गई, जाति विशेष की पार्टी हो गई। इसीलिए सब बहरान हुआ, ये सब उथल पुथल जो है आप देख रहे हैं। उसमें मौका मिला कुछ इस तरह के जो है असामाजिक तत्व जो है, जो राजनीति में सांप्रदायिकता, मुस्लिम सांप्रदायिकता के नाम पे इस्लाम जिंदाबाद और इस्लामिक हुकूमत ले आएंगे। ये देखिए, ये मुस्लिम क़यादत की बात है, ये सीधा सीधा इस्लामिक हुकूमत की तरफ जाने वाली बात है। पहले मुस्लिम क़यादत, अब मुस्लिम क़यादत आगे क्या करेगा? आप प्रधानमंत्री बन के क्या करेंगे? मंत्री बन के क्या करेंगे? देश का जो सेकुलर छवि है, क्या कोई हिंदू आएगा उसका काम नहीं करेंगे आप? ये किस तरह की क़यादत की बात है भाई? क़यादत का ये जो क़यादत का जो कंसेप्ट है अशराफ का, कि अशराफी क़यादत करेगा, ये सीधा सीधा उस हदीस से जुड़ती है कि अइम्मतुल मिनल कुरैश, कुरैशी खलीफा होगा। जब क़यादत मुसलमान के नाम पे क़यादत हो गया, चलो भाई मान लेते हैं, फिर किसमें शेख हो साहब होंगे, सैयद साहब होंगे, जो ला दुनिया कुजरा कसाई को तो आप अमीर मान नहीं सकते, खलीफा मान नहीं सकते, इमारत मान नहीं सकते। तो ये मुस्लिम नाम का एक ढोंग है जो है। दूसरा जो है वो सवाल फिर से आप रिपीट करिए। हाँ, वो ये कह रहे हैं कि जो आखिर में जो बात थी, मतलब उनका कहने का मतलब ये लबुलवाब ये है कि कोई भी अगर कम्युनल पार्टियां उभरती है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं सेकुलर पार्टी की विफलता ही जिम्मेदार है। कांग्रेस की विफलता ही थी। जी देखिए, मैं इस बात से थोड़ा सहमत हूं मैं कि विफलताएं हैं, लेकिन अगर कहीं से कहीं कमी है कुछ भारतीय पार्टियों से, भारतीय समाज के पार्टियों से, सेकुलर पार्टियों से, ये जो सामाजिक न्याय की पार्टियां हैं, ये जो संविधान के उस पे चल रही हैं, अगर उनसे कहीं गलती, इसका मतलब ये नहीं होता है भाई साहब कि आप किसी को मुस्लिम सांप्रदायिक आदमी को आप लेके चले आएंगे, देश का बंटवारा कर देंगे, पाकिस्तान बनवा देंगे, मुस्लिम क़यादत बनवा देंगे। ये मतलब अगर कोई विफल हो रहा है, बच्चा गलती कर रहा है, तो उसका मतलब थोड़ी कि उसको आप फांसी लगा दो। बच्चा गलती करे तो उसके और तरीके हैं। अगर सेकुलर पार्टियों से गलती हो रही है तो उसके लिए और तरीके से आवाज उठ सकती है, पसमानदा आंदोलन को सपोर्ट किया जा सकता है। तो अशराफ का ऐसी जो औरा बना हुआ है, ये मुस्लिम क़यादत तो वगैरह, वो सब खत्म हो जाएगा। मेरी आवाज आ रही है? जी 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 जी, आपकी आवाज आ रही है। तो देखिए, इनका कहना ये था, जो सवाल किया उन्होंने, सवाल से ज्यादा इनका कमेंट ही है। वो ये कह रहे हैं कि अगर हम इसका मूल्यांकन करेंगे कि कहाँ पर इनसे गलतियां हुई है, तो हमको समझ में आएगा कि मतलब कि हमको क्या नहीं करना है भविष्य में। अगर हम नहीं, बिल्कुल सही बात है। मूल्यांकन होना चाहिए, और जो देश का सबसे वंचित समाज है, पसमानदा, उसको सेकुलर पार्टियों को जोड़ना चाहिए। हर जगह ये शराब को बैठा लेते हैं, भाईजान शेरवानी पहन के बैठ जाते हैं, अपनी हरकत चालू कर देते हैं, वो समझा के सबको रखे रहते हैं, है ना? तो ये जब तक भाईजान लोगों को शेरवानी पहना के, टोपी पहना के, लोग, हमारी बात पूरी होने दीजिए, आप रखे रहेंगे। सेकुलर पार्टियों ने सबसे बड़ी गलती की कि अशराफ को जगह दिया मुसलमान नाम पे, पसमानदा को इग्नोर किया। ये सबसे बड़ी इनकी गलती है, इसलिए आज कंडीशन यहाँ तक आ गई है। और उसमें जो है करेले नीम चढ़ा रहे हैं कि उसी का बहाना बना के ये अशराफ पार्टी को, सांप्रदायिकता, मुस्लिम सांप्रदायिक पार्टियों को, वैसे जैसे लोगों को हीरो बनाने की बात करें कि उनका भी हक है। ये है पसमानदा आंदोलन का आसिम बिहारी के नेतृत्व में एक शानदार इतिहास रहा है मुस्लिम सांप्रदायिकता के विरोध का। हमने उस वक्त भी विरोध किया था। अगर उस वक्त की कांग्रेस ने, नेहरू ने हमारी बात मानी होती, सरदार पटेल ने हालांकि सपोर्ट किया था, जो सच्चे, मैं समझता हूं कि लौह पुरुष ऐसी उनको नहीं कहा जाता, उनकी बड़ी नजर थी पसमानदा आंदोलन पर, जो जमातुल मोमिनीन मोमिन कॉन्फ्रेंस के नाम से आसिम बिहारी के नेतृत्व में चल रहा था। लेकिन कांग्रेस के और नेताओं ने और कांग्रेस से इग्नोर किया, और इग्नोर इतना खतरनाक ढंग से किया कि बंटवारे के बाद भी जो मुस्लिम लीगी बच गए थे, ये पटना के अंदर जो मुस्लिम लीग का सबसे बड़ा सैयद नेता था, सैयद जफर इस्लाम या कुछ इस तरह का नाम था, उसको बाद में उसी पटना के सीट से कांग्रेस का टिकट देकर इलेक्शन जिताया जाता। ये जो आप बीज बो रहे हैं नफरत का, इसको जो आप ऐसे लोगों को जो पाल रहे हैं, आपने पाला, ये बहुत खतरनाक। वकार साहब ने बहुत सही बात कही कि उसको जो ये ब्रांड बनाया जा रहा है, दूल्हा बना के उनको हर जगह घुमाया जा रहा है, ये बहुत खतरनाक बात है इस देश के लिए। और ये जान लीजिए, एक छोटी सी बात हमारे यहाँ भोजपुरी इलाके में कही जाती है कि आप अपने बच्चों को गाली देना सिखाएंगे, कल को आपको भी गाली देगा। सांप्रदायिक लोगों को पालेगा अगर भारतीय जनमानस, मुस्लिम सांप्रदायिक लोगों को, अशराफ को पालेंगे
तो इस देश का टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। हम इसके भुक्तभोगी हैं, हम एक पाकिस्तान झेल नहीं पा रहे हैं और कितने पाकिस्तान चाहिए। ये बहुत ही खतरनाक इश्यू है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत के और मुस्लिम की आदत वाले अशराफ के ढोंग के अशराफ की पार्टियों को सपोर्ट किया जाए। इस देश के अंदर ये नहीं चलना। अगर इस पे अभी नहीं किया गया कार्रवाई और तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। पसमानदा आंदोलन अपने पूरे दमखम के साथ मुस्लिम संप्रदायता के खिलाफ, ओवैसी के खिलाफ, एमआईएम के खिलाफ मजबूती से हम लोग खड़े। जी अच्छा, वकार भाई आवाज आ रही है? वकार भाई लेकर फिर चले। हाँ वकार भाई आवाज आ रही है आपसे? देखिए, एक तो नाज मैम ने एक सवाल किया था आपकी वीडियो पे, कहा था कि आप जो है कहते हैं कि अगर सम्मान मिले तो भाजपा में जाया जा सकता है। तो वो ये कह रही थी कि हम पार्टियों की नीतियां भी तो देखेंगे कि उसमें पसमानदा उसमें चला जाए और उसकी नीतियां ही जो है मुस्लिम विरोध या पसमानदा विरोध की हो, ब्राह्मण सर्वोच्चता की हो, तो फिर हम कैसे जो है उसमें चले जाएं? मतलब बिना नीतियों को देखे पार्टी की। हाँ, पहले ये सवाल ले लीजिए, फिर मैं अगला सवाल करता हूँ। कई सवाल हैं आपसे। ठीक ठीक। नहीं देखिए, जैसे ये है कि हर कोई नीति निर्धारण के नीतियों के हिसाब से हर कोई नहीं चल सकता। बहुत से लोग अपॉर्चुनिस्ट होते हैं जो सपा बसपा इधर उधर घूमते रहते हैं, उनको नीतियों से मतलब नहीं होता है। तो मैंने ये कहा था कि हिस्सेदारी के नाम पे अगर भाजपा से भी जगह मिले तो उसमें जाया जा सकता है और उसे अछूत नहीं समझा जाना चाहिए, क्योंकि सारे लोग एक जैसे नहीं होते हैं, उसूल परस्त नहीं होते। ठीक। दूसरी चीज मैं कहूंगा, मैंने ये भी कहा था कि अगर अवैसी भाजपा के साथ जाते तो हमें बुरा नहीं लगता कि वो भी देश की एक पार्टी है, उस पार्टी के साथ अलायंस कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने आरजेडी अलायंस नहीं किया। अब एक बहुत बड़ा ये सवाल होता है मुस्लिम लॉबी से कि अगर तुम्हें एनडीए यूपीए दोनों पसंद नहीं है तो आत्ममंथन करो, कहीं तुम्हारे में ही तो कोई कमी नहीं है। फिर तीसरी लाइन बचती है जिन्ना की, अगर आपको ना एनडीए पसंद है ना यूपीए पसंद है, इसका मतलब आप जिन्ना के रास्ते पे चल रहे हैं। आप अपने आप को छांट बरा के ऐसे लायक बनाइए कि आप कांग्रेस और आरजेडी सपा के साथ एडजस्ट कर सकें। नहीं वो अच्छे हैं, उन्होंने मुसलमानों को धोखा दिया है, तो आप भाजपा से चले जाइए। ये मैं मुसलमानों के लिए भी कह रहा हूं, भाजपा एमआईएम के लिए भी कह रहा हूं। लेकिन ये छोटे छोटे टुकड़े करना, यहाँ पे एक सवाल लेना जरूरी है, क्योंकि ये सवाल इसी आपके जवाब पे आ रहा है। इनका कहना है कि हमें दोनों नहीं पसंद है तो हम अपना तीसरा फ्रंट क्यों नहीं बना सकते, हम अपनी पार्टी क्यों नहीं बना सकते, अपनी पार्टी क्यों नहीं आगे चल सकते? नहीं, ठीक ठीक बात कह रहे हैं कि उनको अगर दोनों पसंद नहीं है वो अपनी पार्टी बना लें, ठीक करें। लेकिन ये 24 सीट पे लड़ा करके आप मुख्यमंत्री के लिए लड़ रहे हैं, आप मंत्री के लिए लड़ रहे हैं, या पैसे के लिए लड़ रहे हैं? आपको इसका भी पूरा रोड मैप, ब्लूप्रिंट देना पड़ेगा कि अगर आपको दोनों पार्टियां पसंद नहीं है, एनडीए यूपीए, तो आपका भारत में रोल क्या होगा, आपका प्रधानमंत्री कितने सालों में आ जाएगा, तब तक मुसलमानों को क्या करना होगा? आप 24 सीट से लड़ रहे हैं, बाकी सीटों पे मुसलमानों के लिए क्या राय है? जिन स्टेट में आप नहीं लड़ते हैं, जैसे दिल्ली में आप नहीं लड़े, वहां मुसलमानों को किस हाल में रखेंगे? जब पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है, दुबई सऊदी में भी एमआईएम के सपोर्टर बैठे हुए हैं, दिल्ली में भी सपोर्टर बैठे हुए हैं, तो जब दोनों पार्टियां आपको पसंद नहीं है तो दिल्ली में किसके लिए आप ऐलान कर रहे हैं? आप बंगाल तो जा रहे हैं, असम में यूडीएफ और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ने जा रही हैं, असम के लिए क्या आदेश होगा आपका? और आप खुद मुस्लिम पार्टियों के साथ गठबंधन नहीं करते हैं, आप आरजेडी से गठबंधन क्यों करना चाहते हैं? आप पीस पार्टी को इग्नोर करते हैं, आप अंसारी महापंचायत को इग्नोर कर रहे हैं, एसडीपीआई, मुस्लिम लीग खुद एक बड़ी पार्टी थी केरला की। अगर ये सारी मुस्लिम पार्टियों को इकट्ठा कर ले तो हो सकता है सचमुच हिस्सेदारी मिल जाए। लेकिन ये तो खुद किसी मुस्लिम पार्टी को अपने साथ नहीं रखना चाहते हैं, किसी अच्छे लीडर को अपनी पार्टी में जोड़ना नहीं चाहते हैं। ये एक उलमा काउंसिल के जिला अध्यक्ष को इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाकर रखा हुआ है। ये सभी लोग मानते हैं कि ये पार्टी लाइन से सीरियस नहीं है, ये देश में एमआईएम को बढ़ाना नहीं चाहते हैं, ये सिर्फ मोदी जी के साथ निकले हैं। वो गुजरात से निकले या हैदराबाद से निकले हैं, जब तक मोदी जी दिल्ली रहेंगे तब तक ये
बिहार, पूरे देश बंगाल, हर घूमते जगह रहेंगे। जाएंगे, जहां जहां मोदी जी चाहेंगे ये वहां वहां जाएंगे। और सिर्फ यही अच्छा, नहीं जा रहे हैं, दीगर मुस्लिम पार्टियां भी जा रही हैं, ये भी मैं कहूंगा, मैं सिर्फ एमआईएम को नहीं कहूंगा, और भी कई मुस्लिम पार्टियां हैं जो थोड़ा उनका रेट कम लग रहा है, उनको ज्यादा पैसे नहीं मिल रहे हैं तो ज्यादा हाईलाइट नहीं हो पा रहे हैं, पैसे सब खा रहे हैं। अच्छा, नूरुलैन भाई लगातार कमेंट कर रहे हैं, देख रहे हैं हम लोग को, तो फिर वो एक सवाल कर रहे हैं कि अगर हिस्सेदारी ओवैसी दे तो क्या ओवैसी के साथ पसमानदा जा सकता है? हालांकि मारूफ भाई जवाब दे चुके हैं, लेकिन मैं दोबारा से सवाल कर रहा हूँ। वकार भाई का सवाल है ये। ठीक ठीक, अवैसी के साथ हमको नहीं जाना है, हम सिर्फ हिस्सेदारी के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम मूल्यों के लिए भी लड़ रहे हैं। सेकुलरिज्म एक मूल्य है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। मैंने अभी एक लफ्ज इस्तेमाल किया, ब्लूप्रिंट क्या उनके पास है? उनके पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है देश के विकास के लिए, देश के सांप्रदायिकता के खिलाफ या देश में हार्मोनी मेंटेन करने के लिए उनके पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। उनके पास सिर्फ यह है, एक टारगेट है कि 15 मिनट का मौका दे दो, वो आत्महत्या करके दिखा देंगे। अच्छा, दूसरा एक और ये कमल भारती साहब ने एक हमारे पूरे उसके अच्छा ये लिख रहे हैं कि पूरा सवाल पढ़ें, मैं दोबारा सवाल पढ़ दे रहा हूँ। अगर हिस्सेदारी मिलने पर भाजपा के साथ जा सकते हैं तो फिर ओवैसी का विशेष विरोध क्यों? उनसे हिस्सेदारी की मांग। देखिए भाजपा को हराया नहीं जा सकता है, तो भाजपा के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा या पड़ सकता है। एमआईएम कभी भी उस तरह की जिंदगी नहीं होने वाली है। तो इस चीज का एक फर्क समझना होगा हमको कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का वालों के साथ जो है सुलह हुदैबिया किया था, और ट्रीटी की जो मिसाके मदीना था, यहूदी बड़े कबीलों के साथ किया था। जो रास्ते में छोटे मोटे कबीले पड़ते थे उनके साथ ट्रीटी नहीं की जाती। जो खुद मोहताज हैं उनके यहां भीख मांगने नहीं जाया जाता है। इनके पास खुद ये, अगर एक साहब ने आज कमेंट किया कि मायावती ने क्या दिया, हमने कहा मायावती ने 5 एमएलए दिए हैं एमआईएम के। मायावती के वोटों से, उपेंद्र कुशवाहा के वोटों से 5 एमएलए बने हैं इनके। और आप लोग देख लीजिएगा, हो सकता है बंगाल की अलग सीन है, लेकिन यूपी बिहार में ये आखिरी इनकी ये चरम पे आ चुके हैं। जो कोरोना का चरम था उसी तरह से इनका भी चरम आ चुका है। इन्होंने मायावती को, उपेंद्र कुशवाहा को बेवकूफ बना के उनका वोट ले लिया है, उनको वोट नहीं दिया है। बीएसपी से भी जो जीता है वो मुस्लिम जीता है, ना उपेंद्र कुशवाहा एक को सीट पाए हैं और ना मायावती। ये अलग बात है, मायावती भी हम ही लोग तरह बेवकूफ टाइप की थी। प्रकाश अंबेडकर के साथ जो इन्होंने किया था महाराष्ट्र में, वो मायावती समझ नहीं पाई थी। मायावती कुछ पता नहीं किस उसमें थी, नहीं जान पाई कि अवैसी वोट लेते हैं, अवैसी वोट देते दिलाते नहीं किसी अपने को, अलायंस को। अवैसी की कहानी खत्म है, लेकिन वो आग बुझने के पहले जो नुकसानात होने हैं वो हम लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आग बुझ जाएगी। अच्छा, नूरुल भाई अभी छोड़ने के मूड में नहीं आपको, वो फिर कह रहे हैं कि बीजेपी के पास मुस्लिम विरोध और हिंदुत्व को लागू करने के सिवा ब्लूप्रिंट क्या है? आप किस ब्लूप्रिंट की बात कर रहे हैं? और नहीं, मैंने एक सीधी बात कही कि बीजेपी की मजबूती की मैं बात कर रहा हूं। अच्छा, वो येन केन जिस तरीके से वो मजबूत हो गई है, कभी ऐसा भी हो सकता है कि कांग्रेस एकदम खत्म हो जाए, या हो सकता है चुनाव भी ना हो, तो हमको मजबूरी में किसी न किसी के साथ जाना पड़ता है। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में जिंदगी गुजार रहे थे, उन काफिरों के जुल्म सितम के साथ भी एक वक्त के बाद आपने हिजरत की थी, उस पे उनके पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। सही है उनकी बात, हम उनके ब्लूप्रिंट के साथ नहीं जा रहे हैं। अच्छा, नूरुल भाई का कहना है कि भाजपा के साथ जाने मतलब मुस्लिम पहचान को समाप्त कर देना, ये लिख रहे हैं। अब फिर मैं नूरुल भाई आपके सवाल बहुत ज्यादा हो रहे हैं, बाकी सारे सवाल छूट जाएंगे, तो ये आखिरी सवाल आपका ले रहा हूँ। नहीं, उनको एक बार अलग से उनको अलग से बुला लीजिएगा, उनको अलग से बुला लीजिएगा। उनके 8-10 सवाल हो जाए तो उस पे एक अलग से ये बहुत जबरदस्त चीज है। और भी जो लोग हैं उनके आप नहीं भैया साहब, मैं ये वाले सवाल का जवाब दे देता हूँ। ये बहुत जबरदस्त चीज आपने सवाल पूछी है कि ये सही बात ये है
मैं यूं कहें कि जो भाजपा में हमारे बहुत सारे लोग हैं, या जब बात की जाती है तो दोनों को लेके बात की जाती है। हम लोग कांग्रेस के मेंबर नहीं है, इसलिए कांग्रेस को सिर्फ बात नहीं कर सकते। जब भी बात की जाएगी मतलब वो सिलेक्टिव ना कह करके दोनों की बात की जाती है। लेकिन ये एकदम सच्चाई है कि भाजपा मुसलमानों को एज ए मुस्लिम किसी भी हालत में एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, ये हम जानते हैं। और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि आप भाजपा में जाना चाहे तो जा सकते हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि भाजपा किसी को लेगी ही नहीं। किसी मुसलमान को एज ए मुस्लिम, क्योंकि अभी नमाज पढ़ने पे जेल हो गई है, आपको वंदे मातरम पे प्रेशर डालते हैं, फिर कहेंगे गोश्त मत खाओ, क्यों गोश्त तो इस्लाम में ऐसे वैसे, यहां तक कहते हैं गाय खाना मना है और इस्लाम में बड़े का गोश्त मोहम्मद साहब ने नहीं खाया है। वो आपको हिंदू बना के ही छोड़ेंगे और बामसेफ वाले आपको बौद्ध बना के छोड़ेंगे। बामसेफ वाले आपको बौद्ध बना के छोड़ेंगे, भाजपा वाले आपको हिंदू बना के छोड़ेंगे। इस पे एक बात मैं ये कह दूं कि ये बात जो आप बौद्ध बनाने वाली, वो वाकई कही जाती है। मेरे कई दलित साथी वो अंत में कही देते तुम लोग बौद्ध क्यों नहीं बन जाते। तो ये आपका इधर वाला बामसेफ वाली बात जो है वो गलत नहीं है, वो बात सही है। और नूरुल भाई की भी बात सच है कि वो मुस्लिम पहचान से तो दिक्कत है ही, टसल तो मुस्लिम पहचान को लेके ही है ना भाजपा के साथ। तो फिर वही सवाल फिर वही पहले में पहुंच जाएगा कि फिर हम भाजपा में कैसे चले जाएं। तो फिर ये तो सर्कल बन गया ना कि हम मुस्लिम पहचान को बचाना है, और फिर भाजपा में जाएंगे तो खत्म हो जाएगी। नहीं, जो मुस्लिम पहचान नहीं बनाना चाहते, देखिए हमारा जो समाज और सोसाइटी है वो बहुत बड़ी है और बहुत तरह की है, बहुत तरह की है। हमारे मुसलमानों में, पसमानदा में कई कम्युनिटीज ऐसी हैं जो पूजा भी करती हैं और कभी कभी ईद की नमाज भी पढ़ लेती हैं, या और भी कई लोग हैं जो होली भी मनाते हैं और ईद भी मनाते हैं। उनके लिए होली और ईद में कोई खास फर्क नहीं होता है। तो मैं उनके लिए ये बात है कि जो उस लायक हैं, जो जा सकते हैं, उनके लिए अब ना डायरेक्ट कहना ठीक नहीं होता है। जरा यहाँ का एक बात होती है, सबको लेके चलने के लिए बात कही जाती है। लेकिन वो बात जो आप कहना चाह रहे हैं वो इसका सीधा सा यही है कि भाजपा मुस्लिम पहचान के साथ कबूल नहीं करेगी। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी जो पार्टी है, मतलब मुस्लिम विरोधी पार्टी पूरी दुनिया में, वो भाजपा है। वो चाइना में भी कोई ऐसा नहीं है जो सिर्फ मुस्लिम पहचान खत्म करे, वो सबकी पहचान खत्म कर रहे हैं। फ्रांस भी सबकी पहचान खत्म कर रहे हैं। लेकिन भारत में मुसलमानों की पहचान खत्म करने की कोशिश हो रही है और ये सच है। और इस मामले में कांग्रेस भी बहुत कमजोर नहीं है, वो भी मुस्लिम पहचान पसंद नहीं करती है। और एक लाइन और मैं बोल दूं इस पे, इस बार सीए प्रोटेस्ट में, सीएनआरसी प्रोटेस्ट में मैं भी 2-3 बार शामिल हुआ था गुमती नगर वाले में। तो एक सपा की नेत्री हैं, गुमती नगर में रहती हैं, तो वो लाठीचार्ज जो रुकवाने आई थी, रुक गया जब लाठीचार्ज, तो हंसी मजाक होने लगा। तो उन्होंने कहा कि जब से ये वहाबिज्म बढ़ा है भारत में, तब से लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी नकाब बहुत नजर आने लगे हैं। तो मैंने कहा कि आप सपा की होकर के इस तरह की बात कर रही हैं, तो हम भाजपा से क्या उम्मीद लगाएंगे कि नहीं ये वहाबी बड़े कट्टर होते हैं, वहाबिज्म बढ़ रहा है भारत में। मैंने कहा नहीं, वहाबिज्म के चलते नहीं जा रही, वो पर्दे वाली फैमिलीज जो पढ़ने नहीं जाती थी यूनिवर्सिटी, अब वो पढ़ने लगी है, इसलिए आपको निकाब वहां नजर आ रहा है। और आपकी साड़ी पे मुझे कोई इतराज नहीं है, 7 मीटर की होती है, आप निकाब पे इतराज कैसे कर सकते हैं। इस मामले में भारत एक सेकुलर देश नहीं है। लोगों को बुरा भी लग जाए तो ये इसके जो सेकुलरिज्म है, ये तुर्की और चाइना के बराबर भी सेकुलर नहीं है। ये अपनी चीजें थोप रहे हैं, चाइनीज अपनी चीजें नहीं थोप रहा है, और फलस्तीन भी में इजराइल भी अपनी चीजें नहीं सिर्फ थोप रहा है तुम यहूदी की जैसा बन के रहो। वो कहते हैं तुम देश के साथ बन के रहो, यहूदी बन के मत रहो। लेकिन कांग्रेस भी ये चाहती है, कांग्रेस में भी कोई नकाब वाली नेता नहीं है पूरे प्रदेश में। हमारी पहचान के साथ कांग्रेस भी हमको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। अच्छा वकार भाई, ये दोबारा मैं आप पे आऊंगा, क्योंकि आपकी जितनी बातें हैं ना वो दरअसल MIM की ही बातें हैं,
उन्हीं की दलील जितनी आप बात बोल, यही बात बोल के तो वो वोट मांगते हैं जो आप बात बोल रहे हैं। अभी मैं आप पे आऊंगा, मैं दोबारा आऊंगा, पहले फैयाज भाई बहुत देर से बैठे हैं, मैं उनसे पूछ लूं। फैयाज भाई, एक सवाल कमल भारती साहब ने किया था, वो ये कह रहे हैं कि भारत में धर्मनिरपेक्षता का मतलब हो गया है हिंदू का विरोध और मुस्लिम तुष्टीकरण, क्योंकि तुष्टीकरण पे आपने आर्टिकल भी लिखा, इसलिए ये सवाल आपसे कर रहा हूं। तो फिर आप धर्मनिरपेक्षता को बेस बनाकर भाजपा का या किसी भी पार्टी का विरोध कैसे कर सकते हैं? क्योंकि धर्मनिरपेक्षता बोलते ही हिंदू जनमानस के दिमाग में आ जाता है कि मुस्लिम तुष्टीकरण हो रहा है। बिल्कुल मुस्लिम तुष्टीकरण हो रहा है और कांग्रेस ने खूब किया। ये मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं, अशराफ तुष्टीकरण होता है। और मैं बहुत देर से बहस सुन रहा था, वो हिंदू मुस्लिम और ये जो है बौद्ध, और ये मैं धार्मिक मामलों में उलझना नहीं चाहता। भारत एक विविध धर्मों वाला देश है। यहाँ एक घर में कई धर्म होते हैं, एक कुल का देवता होता है, एक समाज का भी देवता होता है। आपने डीह बाबा देखा होगा, हर गांव का एक डीह होता है। तो धर्म में अगर हम उलझेंगे तो इतना जाल बुना हुआ है धर्म का, इतने कोड है उसके अंदर कि फिर वो देश बनाने की जो हमारी परिकल्पना है, एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण की जो हमारी परिकल्पना है, वो इस धर्म की धसोड़ में जो है वो खत्म हो जाएगी, धूमिल हो जाएगी सामाजिक न्याय की परिकल्पना। इसलिए धर्म पे बहुत ज्यादा इंसिस्ट मैं नहीं करता हूँ और मेरी पहचान समाज में पसमानदा की है। ये जो हमसे मुसलमान कह के जो सवाल पूछा जा रहा है, किसी यादव से क्यों नहीं हिंदू कह के सवाल पूछते हैं? मुलायम सिंह से या लालू प्रसाद से या उनके लड़कों से ये सवाल क्यों नहीं होता कि भाई हिंदू का इस देश में क्या है? हिंदू का कि ये सवाल सामाजिक न्याय के दलित से क्यों नहीं आप पूछते हो भाई? आप पिछड़ों से क्यों नहीं पूछते? ये पसमानदा ही ने ठेका ले रखा है क्या इस्लाम का मुसलमान का? ये जो कहते हैं कि हम भी कुली नहीं बनने वाले हैं इस्लाम के मुसलमान के, ठीक है, हमारा पसमानदा लोकेशन है, पसमानदा लोकेशन से बात करते हैं। और ये मुसलमान कह के जो लोग पूछ रहे हैं, ये जाके हिंदू कह के पहले वहां पूछ के आए, वो जवाब लेके आए, फिर हम मुसलमान का जब बन के हम भी जवाब दे देंगे। तो हिंदू मुसलमान की बाइनरी पे बात करना फजूल की बात है। हमारा एक देश विविध धर्मों का देश है। हम एक सामाजिक परिकल्पना है, सामाजिक न्याय की परिकल्पना है सॉरी, सबको साथ लेके चलने की परिकल्पना है। अब इसमें तरह तरह के विचार हैं, ख्याल हैं, हम सबको लेके चलेंगे। और ये इसीलिए पसमानदा आंदोलन का शुरू से रोज अव्वल से हम मुस्लिम संप्रदायता के खिलाफ सबसे मजबूत आवाज बन के उभरे हैं। और हम इस पे कभी समझौता नहीं करेंगे, किसी के साथ समझौता नहीं करेंगे। मुस्लिम सांप्रदायिकता पे कोई समझौता नहीं होगी। इस सांप्रदायिकता का सबसे ज्यादा भुक्त होगी। हाँ, मैं बात करूँ, जी आपकी बात ही रख रहा हूँ, मैं थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूँ कि फैयाज भाई का कहना ये है कि मुस्लिम पहचान की जब हम बात करेंगे तो पसमानदा पहचान छूट जाएगी और उसके आड़ में मुस्लिम तुष्टीकरण के आड़ में जो अशराफों का तुष्टीकरण होता है, जी दोबारा से वही सर्किल चल जाएगा, फिर पसमानदा मूवमेंट का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। अब यही कहना चाह रहे हैं सर? जी हाँ, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि हमारी एक सामाजिक पहचान है। जैसे यादव की एक सामाजिक पहचान पिछड़े की है, तो उसको तो हिंदू कोई नहीं समझता है, उसका धर्म हिंदू है। हमारा भी धर्म इस्लाम हो सकता है। हम इस्लाम, हमने कहा कि पसमानदा में बहुत से ऐसे लोग हैं जो होली भी मनाते, जैसे वकार साहब ने कहा हमारी बात। तो हमारा तो पसमानदा समाज बिल्कुल भारतीय समाज की तरह से उसका ताना बना है। और फिर आप इस्लाम की बात करते हैं, कौन से वाले मुसलमान भाई? देवबंदी, बरेलवी, वहाबी, 1500 तो तितिमा फैला रखा है आप लोगों ने। देवबंदी बरेलवी को मारता है, बरेलवी वहाबी को मारता है। इनको तो लड़ने को चाहिए, जब हिंदू नहीं मिलता है तो आपस में लड़ने लगते हैं। सर इस पे एक मजेदार बात ये भी है, आप YouTube पर ही खोल लीजिए, जो भी सुन रहा है वो भी खोल के देख सकता है कि बरेलवी वहाबी को मुसलमान मानने को तैयार नहीं। वहाबी जो है, वहाबी मतलब क्या तमाशा है? बरेलवी को मानने नहीं, शिया को के खिलाफ जो है रैली निकाल देगी, शिया काफिर, ठीक है। कादियानी को तो पूछ ही नहीं सकते, मतलब वो तो बात ही अरे भाई, हम मुस्लिम नाम के लिए मरे जा रहे हैं। हम मुस्लिम नाम के लिए मरे जा रहे हैं। और सर सैयद से लेके अल्लामा इकबाल से लेके और ये सब जितने अशराफ हैं, हमको मुसलमान मानते हैं। इतनी बड़ी शेरवानी भी पहन लेंगे, टोपी भी रख लेते हैं, माशाल्लाह, हम लोग उर्दू भी बोलने लगते हैं। क्या हमको मुसलमान मानते हैं? अगर ये हमें मुसलमान मानते तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में रखते ना हमें। आप ये कह रहे हैं कि भाजपा मुस्लिम पहचान से आपको कबूल नहीं करेगी। मुस्लिम पहचान से क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हमें कबूल कर रही है? क्या इत्तेहादुल मुस्लिम हमें कबूल कर रही है? क्या जमातुल उलमा हमें कबूल कर रही है? क्या तबलीगी जमात हमें कबूल कर रही है? तबलीगी जमात ने जो कहती है कि हमें पॉलिटिक्स से कोई लेना देना, ये जो कहता है कि हमें पॉलिटिक्स से कोई लेना, वो सबसे बड़ा पॉलिटिकल होता है। रहमतुल्लाह मेरठी जो तेली जाति के मौलाना थे, वो जब तबलीगी जमात के अमीर बनते उनको क्यों बाहर कर दिया गया? तो ये मुस्लिम पहचान से तो हम हमारी मुस्लिम पहचान है ही नहीं है। ये हमारे दिमाग का भ्रम है।
आप भाजपा की बात छोड़ दीजिए, अब आप यहाँ देखिए, क्या मुस्लिम अगर हमको मानते हैं तो ये हमें क्या मुस्लिम पर्सनल बोर्ड में जगह देंगे मुसलमान की हैसियत से? कभी नहीं देंगे ये। अगर मेरा चैलेंज है, मैं नेशनल मीडिया पे बात कर रहा हूँ, मेरा ये चैलेंज है, कोई अशराफ खड़ा होकर कह दे कि हम आपको मुसलमान मानते हैं, ये मुस्लिम पर्सनल बोर्ड है, ये मुस्लिम लीग है, ये मुस्लिम इत्यादि मुस्लिम, उसमें आइए हम आपको बैठने की जगह देते हैं। ईद के दिन ये ब्राह्मण को, ये हिंदू को तो सेवई खिला देते हैं, पसमानदा को नहीं खिलाते हैं। नट, धोबी, मेहतर, हलालखोर, भंगी, गोरकन, कभी देखा है किसी अशराफ को जाके वहां सेवई खाते हुए? तमाशा बना के रखा है इस देश में सामाजिक न्याय का। और मुस्लिम की आदत चाहिए, कौन से मुस्लिम की आदत है भाई? मुस्लिम हम हैं। हम लाख कह ले, टोपी पहनने से, शेरवानी पे दाढ़ी रखने से, तस्बीह पढ़ने से कोई मुसलमान नहीं हो जाता है। हमारी सामाजिक पहचान हमको समझनी होगी, पसमानदा की है। हमारी जड़ इस देश के अंदर है, हम उस जड़ों के साथ खड़े हुए हैं। हमारा तना है, इतना कमजोर भी हम नहीं है। मुस्लिम सांप्रदायिकता का हमने विरोध किया है, आज भी विरोध करेंगे। इनको धुआं धुआं कर देंगे ओवैसी और ये सब शेरवानी लपेट के बाहर चले जाएंगे, ये मेरा दावा है और हम करके दिखा दें। अच्छा ठीक है, देव भाई ने एक सवाल किया है, हालांकि उनके सवाल का जवाब मुझे लग ही रहा है ये कि मीम के सपोर्टर या राजनीति इतनी एग्रेसिव हो चुकी है, उसे कैसे पार पा सकते हैं पसमादा मूवमेंट? मतलब कह रहे वो इतने एग्रेसिव हैं, आप लोग एग्रेसिव तो है नहीं, तो फिर कैसे हो गया? लेकिन अभी क्या मतलब हमारी बात से उनको नहीं लग रहा कि मैं एग्रेसिव हूँ? वैसे के छक्के छूट जाएंगे। ये वो भारत नहीं है जो जिन्ना चला ले गए थे। अच्छा, इस बात बहुत स्ट्रेंथ है पसमानदा मूवमेंट में, और आप इसी पे देख लीजिएगा, बिहार में हमने इनको दौड़ा रखा है। अभी ये कहीं आए और अभी बहस हो रही है, ये बहुत दूर तक ये आवाज जाएगी, इस शेरवानी लपेट के भागते हुए दिखाई देंगे। अच्छा, एक तो ताबिज भाई ने सवाल है, लेकिन पहले मारूफ भाई से सवाल है। मारूफ भाई ये कह रहे हैं कि मीम के सपोर्टर जो है वो भी अंधभक्त जैसे ही है, गाली बकेंगे या कि कमेंट में आके मीम मीम चिल्ला के चले जाएंगे, तो इस तरीके के एग्रेसिव पॉलिटिक्स वो कर रहे हैं। तो हम ऐसी पॉलिटिक्स से कैसे समर्थन कर पाएंगे, मतलब कि मुकाबला कर पाएंगे? हमारे पास एक्टिविस्ट उस तरीके के है नहीं। मारूफ भाई की लगे चले गए। वकार भाई आप ही जवाब दीजिए, क्योंकि अब महासचिव आप ही हैं। देखिए एक चीज तो जाने, इसी तरह का एक चला था उलमा काउंसिल का, लोग अपने रिश्तेदारों से मारपीट कर ले रहे थे, हम लोगों ने डट के मुकाबला किया, और आप जानते हैं कि उलमा काउंसिल लगभग खत्म हो गई है। तो इनका एग्रेशन जो है कुछ दिनों का होता है, ये मिशनरी नहीं है, ये सोडा वाटर की तरह है। ये ऐसा लगेगा कि वे तूफान ला देंगे, उसके बाद एकदम खत्म हो जाएंगे ये। और जिस दिन सिर्फ भाजपा से या संघ या और जगहों से खाद पानी बंद हो जाएगा, तो यूं ही कहीं नजर नहीं आएंगे ये। तो हम लोग मुकाबला कर रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी मुकाबला करेंगे। वो हमने हिंदू सांप्रदायिकता का भी मुकाबला किया है और मुस्लिम सांप्रदायिकता का उससे भी ज्यादा ताकत के साथ हम लोग मुकाबला करेंगे। और 75% लोगों ने, 76% लोगों ने अगर एनडीए यूपीए कोड दिया है, तो इससे अंदाजा लगा लीजिए कि अवैसी के साथ अभी कितना छोटा साइज है अभी उनके पास वोट का। ठीक है, वो किसी तरह से वो बसपा का वोट लेके जीत गए हैं, बसपा और उपेंद्र कुशवाहा का वोट लेके जीत गए हैं। कुछ बीजेपी आईटी सेल की हवा उड़ाई गई, उसमें भी जीते हैं। ये जरा फेयर मुकाबले में आ जाएंगे तो पता लग जाएगा इनको। और ये भी ध्यान दीजिएगा, ये कुल्हैया और सुरजापुरी इलाके से जीत के आए हैं। ये कुल्हैया और सुरजापुरी इलाके से जीत के आए हैं। जो लोग अपने आप को कुल्हैया पसमानदा में आते हैं ओबीसी में, लेकिन वो अपने आप को पसमानदा मानते नहीं है। लेकिन हमारे जब अंसारी, मंसूरी, कुरैशी, रायनी बेल्ट में जब ये पहुंचेंगे, जैसा कि बिहार में हिम्मत नहीं पड़ी ना सिवान गया, आरा छपरा से लड़ने लड़ाने की इनकी, इन्होंने सीमांचल को ही पकड़ा ना। अच्छा फैयाज भाई, ये ताबिश बिन अनवर आप जानते ही हैं, वो ये सवाल कर रहे हैं, मुझे लगता है आपका सवाल है कि ओवैसी जब पसमानदा की बात नहीं करते, हम ओवैसी की बात करके उसको प्रमोट क्यों कर रहे हैं? मतलब हाँ बिल्कुल सही बात है। मैं उनसे मैं एकदम एग्री कर रहा हूँ। मैंने ये बात कही कि ये दुर्भाग्य है कि हम लोग ओवैसी की बात यहाँ कर रहे हैं। हम कोई मतलब की बात करते, लेकिन चूंकि वो सवाल आ गया था सामने, तो उसका करारा जवाब देना बहुत जरूरी था।
और वकार साहब ने इस बात को कह दिया। मैं समझता हूँ इस पूरी पृथ्वी पे पसमानदा पक्ष को अगर कोई अच्छे से रख सकता है तो हमारे महासचिव जी रख सकते हैं, और उन्होंने बहुत अच्छे से बात रखी। इससे पहले वाली जो बात थी उनकी तो फिजूल है, लेकिन एक बात सवाल आ गई थी सामने, तो उसका जवाब देना बहुत जरूरी था कि पसमानदा आंदोलन की लोकेशन क्या है, मुस्लिम सांप्रदायिकता के अगेंस्ट है। हम जैसे हमने मुस्लिम लीग और जिन्ना का मुकाबला किया था, हम मुस्लिम लीग 2 यानी MIM और जिन्ना 2 यानी ओवैसी का भी मुकाबला करेंगे और इनको यहाँ से खदेड़ देंगे। अच्छा, एक सवाल अब मारू भाई बहुत देर से उनसे सवाल किया जाए। मारू भाई आपसे एक सवाल है कि जिस प्रकार आरएसएस हिंदुओं के लिए काम करती है, ठीक उसी प्रकार ओवैसी मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं, तो या फिर इनकी लड़ाई माइनॉरिटी को अपने हक दिलाना है? मतलब कि कह रहे कि जिस तरीके से आरएसएस काम कर रही है हिंदुओं के लिए, तो ये भी तो मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं, तो फिर माइनॉरिटी का हक तो दिलवा ही देंगे ये, तो फिर उनका विरोध क्यों? ये सरासर झूठ है कि आरएसएस हिंदुओं के लिए काम कर रही है, फैक्ट है। आरएसएस के कभी आरएसएस के जितने भी जो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी से नेशनल संगठन से लेकर राष्ट्रीय उत्तर प्रदेश संगठन तक की, तो आरएसएस ने दलितों और पिछड़ों को मुनासिब हिस्सेदारी दे रखी है हर जगह पर। यहाँ तक कि जो जिस तरह से आरक्षण की व्यवस्था है, जो आरएसएस के कॉलेजेस भी हैं, जितने भी भारत में आरएसएस के कॉलेजेस भी, हमारा डीएवी कॉलेज है और भी आरएसएस के जो संस्थान है, वहाँ पिछड़ों और दलितों को भारतीय संविधान के अनुरूप आरक्षण की व्यवस्था दे रखे हैं। उसके बरक्स मीम मुसलमानों की एक आइडेंटिटी पहचान करके, एक मुस्लिम समाज की एक पहचान मानकर और उन्हीं जो हमें भारतीय संविधान के थ्रू हक अधिकार मिले हुए हैं, चाहे वो ओबीसी का कोटा हुआ या कहीं अति पिछड़े कोटा हुआ हो, तो वो उन मिले हुए जो हमारे हक अधिकार हैं उसको मीम मुस्लिम पहचान बनाकर उसे खत्म करना चाहती है। तो आरएसएस और मीम में अगर देखा जाए तो जमीन आसमान का फर्क है। आरएसएस जो हिंदुओं के लिए काम कर रही है वाकई में हिंदुओं के लिए काम कर रही है, माना जा सकता है, लेकिन मीम जो मुसलमानों के लिए काम करने की बात कर रही है तो सरासर झूठ है, क्योंकि मीम अब तक ये स्वीकार ही नहीं किया है कि मुस्लिम समाज में भी 3-4 जो कैटेगरी हैं, जो भारतीय संविधान भारतीय व्यवस्था में बताया गया है, ये में एक अपर क्लास है, दूसरा मिडिल क्लास है जिसे ओबीसी का दर्जा प्राप्त, तीसरा एससी क्लास है और चौथा एसटी क्लास है। ये मीम उसके बक्स मुस्लिम समाज में ये व्यवस्था को सीधे तौर पर नकारती है। तो अगर ये कहा जाए, मारूफ भाई उन्होंने 341 को लेके एक आध बार बयान दिया है, मतलब कि 341 को बयान देने का मतलब है कि वो मुस्लिम दलितों की बात कर रहे हैं ओवैसी साहब, क्योंकि उनका बयान 341 पे उन्होंने बयान दिया है, तो मुझे शायद याद है 14 फरवरी को राज्यसभा में अली अनवर साहब ने अपनी बात पुरजोर तरीके से 341 पर रखी। तो उसके बाद 2-3 दिन के बाद में इन्होंने लोकसभा में अपने भाषण में वो एक मुद्दा शामिल किया था, सिर्फ एक लाइन के तौर पर। और अगर ये इस पर ईमानदार होते तो 2007 के जो ओबीसी रिजर्वेशन आंध्र प्रदेश सरकार बिल लाई थी, जो उस वक्त कांग्रेस सरकार ने 4.5% ओबीसी कोटे में से मुस्लिम ओबीसी के लिए जो उन्होंने कैबिनेट का जो ऑर्डर किया था, तो उसी के बाद में जो आंध्र प्रदेश सरकार ने 2007 में तो ओबीसी कोटे में से 4.5% मुस्लिम आरक्षण को लेकर जब आए थे, तो ओवैसी के तत्कालीन जो 7 एमएलए थे, तो उन्होंने उसके खिलाफ वोटिंग तक की थी, विरोध किया था प्लस वोटिंग तक की थी। तो इनका जो मुस्लिम हित का जो नारा है, मुस्लिम हक अधिकार का नारा है, वो केवल अशराफ तक केंद्रित है। और जो आरएसएस पर जो ये है, आरएसएस ने भले ही ना चाह के वोट बैंक के खातिर उन्होंने अपने दलितों पिछड़ों को कुछ ना कुछ दिया है और आज भी दे रहे हैं। ये तो ठीक है मारू भाई। हाँ वकार भाई, आप बहुत देर से बोलना चाह रहे हैं। मैं उसी में जोड़ना चाह रहा हूँ, 341 का जो मुद्दा है उसमें मैंने एक नया नाम दिया है, वो हुब्बे अली में नहीं बुग़्ज़े माविया में इस्तेमाल होता है। जी वो नेहरू को टारगेट करने के लिए ये लोग एक तरफ नेहरू टारगेट भी हो जाएंगे, दूसरे पसमानदा थोड़ा सा वो खुश भी हो जाएगा कि हमारे लिए मुद्दा उठा रहे हैं। बिल्कुल जो लोग 341 उठाते हैं
अच्छा देखिए, मैं जो समझ पा रहा हूँ कि 341 दरअसल धर्म परिवर्तन से जोड़ के ये लोग दिखा हाँ, के सांप्रदायिकता का मुस्लिम सांप्रदायिकता उसको बढ़ाना चाह रहे हैं। 341 ना हुआ तो सारे दलित मुसलमान बन जाए, इस टाइप की बातें मैं पढ़ा भी था कई जगह, कई लोगों से पढ़ा था। हाँ हाँ फैयद भाई, आप कुछ बोलना है? जी जी, बोलिए बोलिए फैयद। हाँ, म्यूट है, म्यूट है। जी जी, बोलिए। मैं पसमानदा महाज के जनरल सेक्रेटरी वकार अहमद की एक बात को यहाँ कोट करना चाहूंगा। ये जो 341 की जो बात है, जिसपे अशराफ को आजकल बहुत बहुत एक आध लोग हैं, कुछ नहीं, बस वो जैसा कि मारूफ साहब ने कहा, मुस्लिम सांप्रदायिकता की उस पर चाशनी लग जा रही है, इसलिए कह रही है। देखिए, अगर इनकी नीयत साफ है तो हमारे महासचिव वकार साहब ने बहुत पहले कहा था, वो जो गांधी मूर्ति के नीचे लखनऊ में जो हम लोगों ने धरना दिया था, कि अशराफ के जो संगठन है, इनके जो संस्थाएं हैं, एजुकेशन संस्थाएं हैं, इनकी जो अल्पसंख्यक नाम पे मुस्लिम नाम जो संस्थाएं चले, पहले वहां नट को, धोबी को, मेहतर को, बंगी को, बक्को को, अलालखोर को, यानी जो एसटी है मुसलमान, पसमानदा जो शेड्यूल ट्राइब है, पसमानदा जो पिछड़े हैं, पसमानदा जो शेड्यूल कास्ट है, उनको अपने संस्थाओं में भागीदारी देके अपने चरित्र को बताएं कि हम सीरियस हैं 341 को लेके, फिर सरकार से हम बात करें। ये सरकार से पसमानदा को लड़ाने के लिए हमेशा से लड़ाते रहे हैं। भारतीय जनमानस से हमको लड़ा देते हैं, हिंदुओं से लड़ा देते हैं, सरकार से लड़ा देते हैं, उसी में 341 के नाम पे पसमानदा एक्टिविस्टों को भरमाना चाहते हैं, बेवकूफ बनाना चाहते हैं कि भाई हम तुम्हारे बहुत खरखा है। इसका काट बहुत पहले हमारे महासचिव वकार अहमद साहब, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं उनके साथ अभी मंच शेयर कर रहा हूँ, उन्होंने इसका बता दिया था। पहले वो अपने यहाँ दे, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में भंगी को बैठाएं, मेहतर को बैठाएं, नट को बैठाएं, हलालखोर को बैठाएं, और फिर कहें कि नेहरू ने 341 गलत किया। अच्छा, मौलाना जो अपने खालू को, अपने पुप्पा को कहाँ छोड़ देते हैं, उनको कहाँ नहीं बोलते हैं 341 के लिए? ये सब ढोंगी है, ढोंग बनाते हैं, सिर्फ हमें लड़ाना चाहते हैं। जी, आपकी आवाज कट गई थी, क्या बोले थे? कलाम खानू को। अच्छा अच्छा, वकार भाई, नूरुल भाई फिर कमेंट कर ही रहे, मैं ले ही लेता हूं उनका सवाल। वो कह रहे हैं कि भाजपा ज्यादा सांप्रदायिक है, उसकी तुलना में मीम बिल्कुल भी सांप्रदायिक नहीं है। भाजपा के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रख के मीम का विरोध नहीं किया जा सकता। नहीं, यहां तक तो ठीक है कि उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रख करके इनका विरोध नहीं किया जा सकता, ये बात तक तो ठीक है। लेकिन सांप्रदायिकता में मुकाबला करना बड़ा कठिन होगा कि कौन ज्यादा सांप्रदायिक है। अगर सांप्रदायिकता की बात होगी तो मीम जीत जाएगी भाजपा से, क्योंकि ये कम होकर के भी 15 मिनट का टाइम मांग रहे थे आत्महत्या के लिए, और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से इस तरह की बातें अभी तक नहीं आई हैं। भाजपा सांप्रदायिक है, इसमें कहीं कोई इफ बट नहीं है, और ना ही उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर की बात हो सकती है। लेकिन मीम जो है पूरे तरीके से सांप्रदायिक है, उसकी भाषा, उसकी बोली, उसका चरित्र और उसका जो और चीजें दिखाई दे रही है, वो सब उसको सांप्रदायिक साबित करती हैं। वो भाजपा से कहीं भी कम नहीं सांप्रदायिक है, वो सांप्रदायिक भी और जातिवादी भी है। भाजपा तो सिर्फ सांप्रदायिक है। जैसा कि अभी बात हो रही थी, मारू साहब ने कहा कि आरएसएस ने अपने दलितों पिछड़ों को मौका दिया है और वो उनके संगठन में आरक्षण है, और इनके यहाँ कोई भी आपको पसमानदा की पोस्ट पे नहीं मिलेगा, और कोई भी हिंदू इनकी पार्टी में नहीं मिलेगा आपको। इनके यहाँ जितने भी जीते हैं वो लोग सिकंदर बख्त को भी रख लेते थे, मुख्तार नकवी को भी रखे हुए। इनके पास कोई मुख्तार नकवी भी नहीं है, इनके पास है एमआईएम के पास। तो वो जहां से नूरलैन भाई कह रहे हैं कि सॉफ्ट कॉर्नर की बात है, यहां सॉफ्ट कॉर्नर की बात नहीं, बल्कि यूं कहें कि एक कड़वा सच बोला जा रहा है कि मीम ज्यादा सांप्रदायिक है। कहीं किसी भी एंगल से देख लें, चाहे वो रजाकारों वाला मामला रहा हो, वो सीधे सीधे जाके लड़ गए, या इस वक्त जिस तरह से 15 मिनट वाली कहानी आई उनकी, या और भी जितने उनके भाषण होते हैं, वो कभी भी मुसलमानों के किसी भी बुनियादी मुद्दे पे बात नहीं करते हैं। जब के रहमान ने जब एक बात रखी कि अब मुसलमानों की प्राथमिकताएं क्या हैं, मुसलमानों के मसाइल क्या हैं, उस पे आज तक इनकी तरफ से कोई बात नहीं आई है। ये इस लेवल में पहुंच चुके थे कि मीडिया इनको सुनती है और ये मुस्लिम पक्षकार दिखने लगे हैं।
ये कह सकते हैं कि मुसलमानों की 341 की बात भी कर सकते हैं, 342 भी बात कर सकते हैं, 340 की बात भी कर सकते हैं, मुस्लिम हिस्सेदारी की बात कांग्रेस और बीजेपी से आमने सामने बात कर सकते हैं ये, लेकिन ये किसी से कोई बात नहीं कर रहे हैं, ना कोई इंटरव्यू देते हैं इस टॉपिक पे। मुसलमानों को ये तकलीफ है, ये सिर्फ लिंचिंग तलाश करते हैं, कहां लिंचिंग हो हम जल्दी से वहां पहुंचे अच्छा, इस पे और एक बात लिंचिंग को हम हाईलाइट करें। एक बात और ये जबकि इनके भाई के साथ हैदराबाद में लिंचिंग हो गई थी, बाबू कसाई ने लिंच कर दिया। वकार भाई, एक सवाल ये है कि सेकुलर पार्टियां भी दंगे करवाई, उनका भी रोल रहा है, तो आप जो है फिर कैसे हम इनके भाई को नहीं वकार भाई, सवाल लीजिए कि सेकुलर पार्टियां भी जो है वो दंगों में शामिल रही हैं। जब मैं आप नहीं थे तो मैं सवाल फैयाज भाई से ले रहा था कि वो भी दंगे में शामिल रहे, उन्हीं के दंगों की वजह से ही तो ये मीम कौभार हो रहा है। मतलब वो कहना ये चाह रहा है कि हिंदुत्व जैसे जैसे बढ़ा है 2014 के बाद, वैसे वैसे मीम बढ़ रहा है, तो इसमें हिंदुत्व को आप ध्यान ना देके मीम पर ध्यान क्यों दे रहे हैं? कहना मतलब ये है कि वो हम हिंदुत्व से जीत नहीं सकते। एक सच है, एक ये सच है कि हम हिंदुत्व से नहीं लड़ सकते। हम बाहर 20-25 गुंडे हैं जो हमें हमारे भाई को, हमारे भतीजे को या हमारे किसी रिश्तेदार को मार रहे हैं। हम उन गुंडों से लड़ने के बजाय हम कोशिश ये करते हैं कि हमारे परिवार का जो आदमी है उसको घर में लेकर के बंद कर लें। अभी तक हम भाजपा से ही लड़ते आ रहे हैं और ये एमआईएम आज आई है, इसके पहले मुस्लिम मजलिस ने, मुस्लिम लीग ने लगातार किया है। और मैं थोड़ा सॉफ्ट होकर के सेकुलर पार्टियों के लिए कि 84 दंगों को छोड़ दिया जाए, वो सिख जाने और कांग्रेस जाने, वो सिख जाने और कांग्रेस जाने। और उसमें भी कांग्रेस के हिंदू लोगों ने मारपीट किया था, कांग्रेस के जो मुस्लिम थे उन्होंने उसमें हिस्सा नहीं लिया था 84 दंगे में, ठीक। और आज तक मेरी जानकारी में कोई भी एक दंगा नहीं है जिसमें सेकुलर पार्टी के किसी भी आदमी ने उस दंगे को लीड किया हो, चाहे मुजफ्फरनगर का दंगा रहा हो, भागलपुर हो, मलियाना, मेरठ हो, वहां जो लोकल नेता होता था वो लीड नहीं करता था। हाँ, ये मुंह में दही जमा करके हाथ में मेहंदी लगा करके बैठ जाते थे, ये कमी रही है। और उसमें थोड़ा सा सपा के आने के बाद उसमें कमी आई है। सपा के यादव ने कई जगहों पे दंगों को होने से रोका है और कई जगहों पे मुसलमानों का खुल करके साथ दिया है, जहां तक मेरी जानकारी है। और मुजफ्फरनगर दंगे में भी जाटों ने हिस्सा लिया था, यादव ने हिस्सा नहीं लिया था। हाँ, मुसलमानों का सपोर्ट भी उस तरह खुल के नहीं कर पाए थे जैसा कि और देशों में होता है। अच्छा, अब देखिए 1 घंटे से ज्यादा हो गया, मैं कुछ सवाल, 1-2 सवाल है वो ले लेता हूँ। अच्छा, ये बार बार लिखे नूरुल भाई कि लेनिन साहब 15 सेकेंड की बात आई थी संघ की तरफ से, तो लेकिन देखिए वकार भाई ने कहा है कि संघ का कोई प्रमुख नहीं बोला था। जिस तरीके से ये प्रमुख में गिने जाएंगे ओवैसी साहब के जो भाई हैं, तो उस तरीके की बात वकार भाई पहले ही बोल चुके हैं, तो मैं इसको अब रिपीट नहीं करना चाह रहा। अच्छा, एक सवाल और है कि ये एमआईएम जो है कश्मीर से चुनाव क्यों नहीं लड़ रही? मतलब वहां पर तो मुसलमान है और बहुत तकलीफ में है सब। तकलीफ वाली जगह पे एमआईएम नहीं जाती है। हाँ, बिल्कुल सही कहा, वहां दूसरे भाईजान लोग हैं नहीं के। वहां पर ध्रुवीकरण क्या करेंगे, वो किसके लिए करेंगे? अच्छा, तो वहां ध्रुवीकरण नहीं हो पाएगा। अरे भाई, वहां पे भाईजान लोग हैं पहले से ना, टोपी पहन के आतंकवादी संगठन अशराफों के है ही है वहां पे दुनिया भर के, तो वहां सारे भाईजान लोग बैलेंस बनाए हैं, तो भाईजान इधर संभाल रहे हैं। फैयाज भाई, केस हो जाएगा आपके ऊपर, अशराफों का आतंकवादी संगठन बोल रहे हैं। देखिए, अगर सच बोलने पे केस होता है तो केस कबूल है मुझे। अच्छा, ठीक है। अच्छा, और भी एक सवाल ले लेते हैं, जैसे बंगाल के ऊपर एक शेर पढ़ दूं कि तुम सुकरात जहर के प्याले होंगे, सच जो बोलोगे तो ईसा की सजा पाओगे। मेरे पिताजी ने ये शेर सुना के हमें पाला है, तो ये भूल जाए कि मैं इसे समझौता करूंगा। जी वकार भाई, ये बताएं कि बंगाल को लेके थोड़ा सा लोग सवाल पूछ रहे हैं कि बंगाल और फिर यूपी है, तो इसमें किस तरीके से देख रहे हैं एमआईएम को, और पसमानदा कैसे यहाँ पे क्या रोल अदा कर सकता है? पहले तो एमआईएम की भूमिका को थोड़ा बताइए इस पे। देखिए इस वक्त जो पोजीशन चल रही है एमआईएम की,
2020-21 में इसके रथ को आसानी से रोका नहीं जा सकता, क्योंकि वो प्लान दोनों लोग बना के सेट कर चुके हैं। टीएमसी के पास और कांग्रेस के पास कोई प्लान नहीं है, एक चीज। दूसरी, उनकी अपनी कुछ कमियां हैं, जो आपने अभी एक बात कही थी, एमआईएम जो है इसको उभारती है, उनकी कुछ कमियां हैं। वो पसमानदा को ज्यादा लिफ्ट नहीं दे पा रहे हैं, चाहे टीएमसी हो या और लोग हों। वो मुसलमानों को हिसाब से ही हिस्सेदारी देती हैं, जिसका वो फायदा उठा करके बोल रहे हैं। तो वहां अभी दिक्कत होगी बंगाल में। हाँ, अगर सेकुलर पार्टियां सचमुच सीरियस हो ध्रुवीकरण रोकने के लिए, तो अवैसी कोई बड़ी चीज नहीं है, बंगाल में रोके जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए टीएमसी और कांग्रेस क्या करेगी, ये बड़ा सवाल है। दूसरी एक चीज मैं और कह दूं कि जो मैं बात कह रहा था नकाब वाली और कांग्रेस वाली, इसी तरह का सवाल आपने कहा था ना, इसी तरह का सवाल लेकर के करती हैं। हाँ, मेरा सवाल ये था, मैं दोबारा दोहरा देता हूँ कि आपने जो फिर सारी बातें बताई कि भारत किस तरह सेकुलर नहीं है, किस तरीके से जो है यहाँ पर जो है मुस्लिम पहचान को खतरा है, ठीक है, और भाजपा नहीं एक्सेप्ट करती मुस्लिम पहचान को, और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है जो मुस्लिम पहचान के लिए सबसे लॉयल। मैं ये कहना ये चाह रहा था, आपकी जितनी बातें हैं वो सारी बातें तो वही है जो एक एमआईएम का कोई प्रवक्ता बोलता है। तो आप बस मैं यही इसी का जवाब देना चाह रहा हूँ जी। जैसे हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाने में खारजी फिरका था, जो मुसलमानों को बड़ी छोटी छोटी बातों पे काफिर डिक्लेयर करके मार देता था। यहां तक कि नौजुबिल्लाह हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को भी काफिर कह के ही मारा था, उन सबों ने शहीद किया था। और जब आपकी चर्चा वहां गई शहीद होने की, कि आप मस्जिद के करीब में शहीद किया गया है, तो वहां के लोग, खारजी लोग ताज्जुब करते थे कि क्या अली नमाज भी पढ़ते थे क्या? कि इसी तरह से एमआईएम जो है छोटे से मामले को, जिसे उंगली अगर कांग्रेस ने काट दिया है तो ये उसको मौत की सजा देना चाहते हैं। हम सिर्फ उंगली के बदले उंगली की बात करते हैं कि जो उसके लेवल की जो सजा होती है, कांग्रेस जो गलतियां कर रही है, जो भी भाजपा गलतियां कर रही है, सजा उसके लेवल के हिसाब से होनी चाहिए, ना कि खारजियों की तरह। अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो कुछ हम भी गलत कर रहे हैं। जैसे दाढ़ी सिखों की पहचान है, हमारी पहचान दाढ़ी नहीं है पूरे भारत में। निकाब भी किसी के लिए, जैसे नन है वो सबकी सब नन निकाब पहनती हैं अपने स्टाइल का। मुसलमानों में बहुत सारे लोग निकाब पहनते हैं, बहुत सारे लोग निकाब नहीं पहनते हैं। तो उसका कांग्रेस और दूसरी पार्टियां फायदा उठा करके हमें नुकसान पहुंचाती हैं। लेकिन उसके लिए हम उनके खिलाफ जिहाद का फतवा नहीं दे सकते, क्योंकि हम भी अभी पूरे तरीके से उस, जैसा कि अभी फैयाज साहब ने कहा कि हम होली भी बनाते हैं, हमारे मोहल्ले में पटाखे जितने छूट रहे हैं सब मुसलमान छोड़ रहे हैं। तो ये एक चीज है कि जो सवाल उठाते हैं, हम सवाल उठाते हैं, हम कांग्रेस से अलग होकर के मसले का हल नहीं ढूंढ रहे हैं। हम देश के साथ मिलकर, देश की पार्टियों के साथ मिलकर के मसले का हल ढूंढना चाहते हैं, और ये 5 आदमी को जिता करके ये मसले का हल खुद करना चाहते हैं। हम जज के यहां वकील बन के खड़े हैं और एमआईएम जज बन के खड़ी है। अच्छा, देखिए इसी पर सवाल किया था। मैं सवाल, हालांकि फैयाज भाई ने जवाब दे दिया है, तो मैं दोबारा से सवाल ले लेता हूँ। तहजीब रेहान साहब ने किया था, कहा था कि इनकी जो गलतियां थी सेकुलर पार्टियों की, इसी ने बढ़ावा दिया था, ठीक है, जिसकी वजह से ये एमआईएम आज नजर आ रही, या कोई और, या भाजपा क्यों बढ़ गई। मतलब भाजपा तो नहीं थी 80 से पहले, तो कांग्रेस थी, कांग्रेस ही सब कुछ थी। लेकिन उसकी तुष्टिकरण ने, जो अशराफ तुष्टिकरण या कुछ भी कह लीजिए, उसकी कमियों ने ही तो भाजपा को बढ़ाया। अब भाजपा जो बढ़ रही है, फिर उसने एमआईएम को बढ़ा रहा है। तो वो ये कह रहे हैं कि क्रिया की प्रतिक्रिया टाइप की बात है। मैं इसमें एक चीज जवाब दे दूं। देखिए, अशराफ मुसलमानों ने कांग्रेस का कभी साथ नहीं दिया, ये आप सब लोग एक बार समझ लें। और इसको मैं दोबारा भी इस पे जवाब दे लूंगा कि जब भी कांग्रेस को जरूरत पड़ी है, अशराफ मुसलमानों ने कांग्रेस से किनारा कर लिया है। जब अशराफ मुसलमानों को जरूरत पड़ी है, कांग्रेस उनके साथ चली गई। खिलाफत मूवमेंट में गांधी जी जामा मस्जिद के मेंबर से जाके खड़े होके
खिलाफत मूवमेंट में मुसलमानों का सपोर्ट कर रहे थे, अशराफ मुसलमानों का। और कांग्रेस को जब जरूरत पड़ी है आजादी के टाइम मुस्लिम वोटों की, अशराफ वोटों की, ये सब के सब जिन्ना के साथ चले गए। और 47 में नेहरू जब प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो अशराफ वोटों से नहीं बने हैं, उनको जिन्ना बनाम नेहरू में नेहरू इंडिया से बने हैं। 52 तक कोई इलेक्शन नहीं हुआ। 52 में जब इलेक्शन हुआ है तो इतने हिंदू वोट उनको मिल गए थे कि मुसलमान वोट देता या नहीं देता, अशराफ का वोट जितना भी था, अगर वोट नहीं भी देता या हो सकता ना भी दिया हो तो भी नेहरू जीत जाते। 57 में भी जीत जाते, 62 में भी जीत गए थे। 67 तक आते आते मुस्लिम मजलिस खड़ी हो जाती है, जलील अहमद फरीदी 15-17 एमएलए जितवा लेते हैं। फिर जब एक कानून लेके आती है नसबंदी का, नसबंदी के कानून में सरकारी कर्मचारियों को फोकस किया गया था। आरएसएस के चढ़ाने में जमात इस्लामी और दीगर मुस्लिम पार्टियां लपट के संगठन इंदिरा के खिलाफ हल्ला बोल कर दिए। और 77 के इलेक्शन में मुसलमानों ने इनको जितवाया, अटल बिहारी वाजपेयी को इनको विदेश मंत्री बनवाया। मतलब मुस्लिम वोटों से, अशराफ वोटों से ये विदेश मंत्री बना दिए गए थे। लोग दो सीट करके जो ड्रामा करते हैं वो गलत है। जनसंघ से मिली हुई 77 में सरकार चल चुकी थी और कांग्रेस वहां से बुरी तरीके से कमजोर होती चली गई। उसमें अशराफों ने कांग्रेस को ना आजादी के टाइम किसी लायक छोड़ा था और ना आजादी के बाद छोड़ा। और उसमें काशीराम जैसे लोग कहां से किस क्या वो थी, काशीराम और सपा आ करके सब मुसलमान इधर चले गए और दलित उधर चले गए। कांग्रेस के पास कुछ बचा ही नहीं। कांग्रेस को तो इन्होंने पंगु बना दिया अशराफों ने, और फिर कांग्रेस से कह रहे डांस करो। ये कांग्रेस का पैर काट के कांग्रेस को नचवाना चाहते हैं। अच्छा। और कांग्रेस के पास हिम्मत नहीं है कि अशराफों से लड़ पावे वो। अच्छा, आपकी बातों से एक बात समझ में आ रही है। देखिए, आज तक जो भी वोट कटा है वो कांग्रेस का कटा है, तो बीजेपी का तो वोट, बीजेपी को वोट काटने वाली पार्टी तो अभी पैदा हो रही है, शिवसेना टाइप की पार्टियां पैदा हो रही हैं। तो फिर तो हमको बहुत वेट करना पड़ जाएगा बीजेपी का वोट काटने वाली पार्टी को पैदा होने में। तो नहीं, तो तोगड़िया की पार्टी आई थी, तोगड़िया की पार्टी खत्म हो गई। एक हिंदू महासभा थोड़ा सा क्लिक करना चाहिए, वो भी एक तिवारी जी ने पार्टी बनाई थी, तिवारी जी भी खत्म हो गए। पूरे भारत में यादव की एक पार्टी, एक स्टेट में एक पार्टी रहती है। शिवपाल जी को आपने देखा, शिवपाल जी का क्या हाल हुआ? बिहार में भी पप्पू यादव का क्या हाल हुआ? वहां यादव की एक पार्टी, यहां यादव की एक पार्टी। चमारों की पार्टी भी एक, पासवान की पार्टी एक, हिंदू की पार्टी एक, सेकुलर की पार्टी, सो कॉल्ड सेकुलर की पार्टी कांग्रेस। बस मुसलमानों की पार्टियां 17 हैं। अच्छा, एक अब खत्म ही किया जाए, 1.5 घंटा होने जा रहा है। नूरुल भाई के सवाल से खत्म किया। नूरुल भाई बहुत गुस्सा है, उनको तो आप अकेले में बुला के बात कीजिए। लिख रखे, आखिरी बात, मैं हर तरह की सांप्रदायिकता का विरोधी हूं, बस फर्क आप में मुझ में फर्क सिर्फ इतना है कि आप भाजपा के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। अगर मुझे मजबूरी में किसी को चुनना पड़े तो मैं मीम को चुनूंगा, भाजपा संघ को नहीं। आप शायद भाजपा को चुने। अल्लाह हाफिज। बहुत गुस्से में भाई। अच्छा अच्छा अच्छा, देखिए एक चीज तो ये मैं बताऊं कि जैसे हर बात जो है पब्लिकली नहीं पूछ लेनी चाहिए और फौरन जो है कभी कभी कहीं कहीं मजबूरी डिप्लोमेसी की भी करनी होती है। हाँ, ये एक बात वो कह सकते हैं, लेकिन मीम और ये नोटा भी एक ऑप्शन है। अच्छा, सरकार ने इसका जवाब हम दे दें? हाँ दीजिए भाई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में और मीम में ये फर्क है। भारतीय जनता पार्टी में एज ए पसमानदा हम जा सकते हैं, समझ रहे हैं, एज ए मुसलमान हम नहीं जा सकते। हाँ, एज ए मुसलमान हम किसी पार्टी में जाना नहीं पसंद करते हैं। हमने कई बातों, हमें कई सेकुलर पार्टियों में हमारी बात चली पद के लिए, तो हमने कहा कि हम माइनॉरिटी सेल में नहीं जाना चाहते हैं। पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ में हम जा सकते हैं, आप हमें रखे तो हम रख सकते हैं, और किसी भी सेल में जा सकते हैं, लेकिन हम माइनॉरिटी सेल में नहीं जा सकते हैं। तो इसी तरह भारतीय जनता पार्टी में हम
पसमानदा बन के तो जा सकते हैं, मुसलमान बन के नहीं जा सकते हैं, क्योंकि बीएचयू में हमें पसमानदा बन के रिजर्वेशन मिल जाएगा। बीएचयू में पसमानदा बन के रिजर्वेशन मिल जाएगा, लेकिन मीम में पसमानदा बन के हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। तो हम भारतीय जनता पार्टी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी आपको मुसलमान बन के कुछ नहीं मिलेगा, पसमानदा बन के वहां कुछ नहीं मिलेगा, बीएचयू में मिल सकता है। जी जी जी। तो इसीलिए हम भारतीय जनता पार्टी में पसमानदा बन के जा सकते हैं, क्योंकि भारतीय, सुनिए एक मिनट मेरी बात, भारतीय जनता पार्टी भले ही सांप्रदायिक पार्टी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो कुछ मुद्दे हैं उनसे पसमानदा को कहने का फायदा मिल सकता है। अति पिछड़ा की बात चल रही है, कल को भारतीय जनता पार्टी यूपी में लागू कर देती है तो कहीं ना कहीं जितना भी पसमानदा उससे लाभान्वित हो सकता है। तो हम पसमानदा बन के भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं। बहुत से मुद्दे पसमानदा बन के भारतीय जनता पार्टी में हल हो सकते हैं, जो कि मुसलमानों की आबादी के 80 से 85% है। अच्छा, एक चीज और मैं देखता हूँ, एक टसल देखता हूँ, खासतौर से पसमानदा कार्यकर्ता और के बीच ज्यादातर देखता हूँ, एक टसल चलती है कि हम पहले मुसलमान की पहले पसमानदा, आपस में ही, मतलब वो तो छोड़िए, मतलब क्या है, तो वो इसका भी जवाब हम दे रहे हैं। एक मैं सवाल तो करूँ पूरा कि उसमें होता क्या है कि जैसे ही थोड़ा सा मौका मिलता है ना, तो फौरन हम मुसलमान, सच्चे पक्के वाले मुसलमान बन जाते हैं। ठीक है, हमारे जो आंदोलन शुरू भी हुआ था, अगर मोमिन कॉन्फ्रेंस से ही उठाया जाए, तो मोमिन शब्द भी जोड़ा इसीलिए कि हमको पहले मुसलमान मान लो। ठीक है, हम जुल्हा नहीं है, या हम दुनिया नहीं है, हम कसाई नहीं है, तो हमने नाम भी चेंज किया, अरबों की तरह नाम लेके आए। फिर उसके बाद वो मुझे लगता है कि एक तड़प जो हमारे अंदर है कि हमको मुसलमान मान लो, इसलिए हम अशराफों से ज्यादा कट्टर भी होके दिखा देंगे, उनसे ज्यादा नमाजें भी पढ़ के दिखा देंगे, सब कुछ करके दिखा देंगे, बस किसी तरह हम भाजपा को तुमसे ज्यादा गरिया के दिखा देंगे, बस हमको इसका जवाब सीधा से लेनिन भाई ये है कि हम सामाजिक एतबार से पसमानदा हैं, पिछड़े हैं, और भारतीय संविधान में जो व्यवस्था है तो उसी के अनुसार हम हैं, पिछड़े हैं, पसमानदा हैं। धार्मिक एतबार से हम मुसलमान हैं, और हम सामाजिक सुधार की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम धार्मिक सुधार की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, धार्मिक सुधार की लड़ाई अच्छी बात लड़ रहा है, उसे लड़ने दीजिए। हम सामाजिक सुधार की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इस हिसाब से भारतीय संविधान के एंगल से हम पहले पिछड़े हैं, पहले पसमानदा है, तो धार्मिक एंगल से मुसलमान। एक बात और जोड़ दूं, मुझसे भी लोग पूछते हैं, तो मैं कहता हूँ भाई आप सांप्रदायिकता से, फासिस्ट से लड़ रहे, तो हम कहाँ आपको रोक रहे हैं? आप लड़िए, हम आपकी पोस्टों पे एक लाइक बढ़ा के चले जाएंगे। हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं उस पर तो आप आ नहीं रहे। हमसे उम्मीद कर रहे हैं जब 8, 10, 12 जो है पसमानदा कार्यकर्ता, कितने हैं अब गिनती से 2 दर्जन होंगे, उनसे भी उम्मीद कर रहे हैं आपकी लाइन पे हम क्यों लिखे भाई? आप हमारे लिए देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए असल में पसमानदा को इन्होंने फूट सोल्जर बना के रखा है, गुलाम बना के रखा है, ये लड़वाते हैं। अब देख रहे हैं कि पसमानदा आंदोलन चला के ये हमारे सिपाहियों को ले जा रहे हैं, आजादी की कार्यक्रम चला रखा है, अशराफ से आजादी का कार्यक्रम है पसमानदा आंदोलन, पसमानदा को, तो इनका सिपाही निकल रहा है ना, ये कभी नहीं लड़ते हैं, ये हमको लड़वाना चाहते हैं। अब देख रहे हैं कि ये सब साले जो पसमानदा आंदोलन आ गए, माफ कीजिएगा, गाली निकल गई मुंह से, जो पसमानदा आंदोलन वाले आ गए हैं, ये हमारे गुलामों को आजाद करा के ले जा रहे हैं, ये कभी नहीं लड़ते हैं, ये हमको लड़ाना चाहते हैं, इसलिए इनको ज्यादा तकलीफ है। ये लड़े ना, पानी छूट जाएगा 2 मिनट में, चाहे जिस मुद्दे पे लड़ना चाहे। वीर अब्दुल हमीद हमने पैदा किया है, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद हमने पैदा किया है, कबीर हमने पैदा किया, आसिफ बिहारी हमने पैदा किया है। फैयाज भाई अब खत्म ही कर रहे हैं, लेकिन मेरा भी यही कहना है कि आप लड़िए, आपके उस पे हम एक लाइक बढ़ा के चले जा रहे हैं। आप उम्मीद करते कि जो भी 10, 12, 15 लोग लड़ रहे हैं पसमानदा आंदोलन के, जो लिख रहे हैं, वो भी लिखना बंद कर दें। आप लोगों का कहना है कि एकदम हम लोग बंद कर दे और आप लोग हमारे लिखोगे नहीं। ठीक है, हम जो लिखेंगे तो वो कौम को बांटने वाली बात हो गई, तो पहले मुसलमान हो कि पहले क्या हो। अभी एक साहब लिख रहे कि बरेलवी और देवबंदी में कोई लड़ाई नहीं है, इस तरह झूठ लिख के चले जाओगे आप। इनके मुनाजरे होते हैं, आपस में सर फोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, इनकी किताबें पढ़, एक बड़ा पाकिस्तान का एक मिनट आ रहा हूँ, पाकिस्तान के एक नए मौलवी साहब हैं, इंजीनियर साहब, तो वो ये कह रहे हैं, आपसे सहमत हो या असहमत हो ये कोई बात नहीं, वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी जमात, देवबंदी, अहले हदीस, ये अगर वो लिख दे कि उसके अलावा कोई दूसरी जमात जन्नत में चली जाएगी, तो मैं आज से वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। वो खुला दावा करते हैं, खाली लिख के अपने लेटर पैड में, और उनका मुखिया लिख के मुहर मार के दे दे जमात जन्नत में चली जाएगी उनके अलावा, तो मैं जो है आज से वीडियो बना, अली
इंजीनियर साहब कह रहे हैं कि मैं आज से वीडियो बनाना बंद कर दूंगा, और ये झूठ लिख देते हैं। ठीक है, हाँ हाँ वकार भाई कुछ बोल रहे थे आप। पहले तो मैं इंजीनियर मिर्जा साहब प्लम्बर साहब का जवाब दे दूं एक लाइन में। हाँ हमारे मुसलमानों में दो तरह के मामले हैं। एक तो देवबंदी बरेलवी को तो कभी कभी लोग वो कह लेते हैं, काफिर मुशरिक भी कह लेते हैं, लेकिन ये मानते हैं कि चारों अइम्मा बरहक है और चारों जन्नत में जाएंगे, शाफी, हम्बली, मालिकी, हनफी, ये चारों जन्नत में जाएंगे। दूसरे अहले हदीस और देवबंदी एक दूसरे को मानते हैं कि वो ऊंची जन्नत में जाएंगे, नीची जन्नत में जाएंगे, लेकिन जन्नत में जाएंगे। तो बल उनका एक अलग सवाल हो गया। मैं उस पर बात करना चाह रहा था जो नूरलैन साहब ने जिस पे कह रहे थे कि मैं उधर जाना पसंद करूंगा। हम अभी फैयाज साहब ने जो एक बात रखी कि हम दो में से क्यों चुने कि तुम लात खाओगे या जूता खाओगे। हमारे पास तीसरा ऑप्शन भी होना चाहिए कि फल खाओगे या रोटी खाओगे। हम लोग आज बात किए हैं और हम लोग आगे भी बात करेंगे अकेले में जूम वगैरह पे कि हम एक थीम हमको देना है भारत को, हम लोगों को मिल करके तय करना है। जैसे हम भाजपा कांग्रेस इधर उधर जो झूल रहे हैं लगातार, या जो एक सवाल आ रहा है कि हम मीम में जाना पसंद करेंगे। कई लोग कहते हैं कि भाई ठीक है अरे दरअसल भाजपा में जाना ठीक रहेगा, हमको ये तय करना होगा कि हमको किधर जाना है। जी जी सही सही कह रहे हैं। हो ये रहा है कि हम उन्हीं की बिछाई फील्डिंग पे खेल रहे हैं। हमें चुनने का अवसर भी यही दो ही मिल रहा है। हम तीसरा फ्रंट बनने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। हम दोनों को रिजेक्ट करके अपनी बात भी नहीं रखना चाह रहे हैं। ठीक है, ये एक बात है। मतलब बहुत देर तक हो गई, डेढ़ घंटा हो गया, इसको खत्म करते हैं। देखिए बात ये थी कि अगर MIM जीत रही है, ये कभी जैसे कि वकार भाई ने कहा सत्ता में तो कभी नहीं आएगी, ठीक है, मतलब कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे एज अ मुस्लिम। जिस तरह ये लोग खुलफाए राजदीन वाला दोबारा सोचने लगे हैं, जो इसके कट्टर समर्थक हैं, जो आके गाली देते हैं, MIM के जो अंधभक्त तो गालियां दिया करते हैं, उनको लग रहा है कि इर्तुगुल का प्रभाव उनके दिमाग में है कि अब ये जो है खुलफा राजदीन हो रहा है, दौरे उस्मानिया यहाँ पे भारत में भी कायम हो जाएगी। तो ये वाला इनका दिमाग चल रहा है। अब इनको ये अच्छा ये होगा क्या, मैं बता रहा हूँ, इसका प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि ये होगा क्या कि ये अपने मांग तो कोई मंगवाएंगे नहीं, तो फिर क्या करिए, एग्रेशन भरेंगे, लगातार एग्रेशन भरेंगे, लगातार जो है टसल कराएंगे, लगातार जो है समाज में टकराव बढ़ता जाएगा। तो यही मुझे जो है इस पार्टी के उभार में मुझे यही समझ में आ रहा है कि ये जितनी ये पार्टी उभरेगी उतना समाज में टकराव बढ़ेगा, और जितना टकराव बढ़ेगा उसमें पसमादा पिसेगा। अशराफ वो तो जाके बंद कमरे में बात करेंगे कि हाँ हम ऐसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कोई डील कर लेंगे। जी हाँ वकार भाई, अब बोलिए। देखिए वो जैसे मैं वो कंप्लीट कर दूं कि जैसे हम लोगों को तय करना होगा कि हम लोग जो रह करके कि हम मीम में जाना पसंद करेंगे या भाजपा में जाना पसंद करेंगे, या कई लोग भाजपा की भी वकालत करते हैं, कई लोग कांग्रेस की। हम बात भी करना चाहते हैं मोदी जी, योगी जी से और राहुल से भी कि हमारी लाइन लेंथ क्या होनी चाहिए भारत में। हम सीधे सीधे उस तरह से बराबर का बन के, हम लोग हैसियत वो तो नहीं है, लेकिन हम बराबर का बन के मोदी जी से भी बात करेंगे इंशाल्लाह, और राहुल से भी बात करेंगे कि भारत में हम पसमानदाओं के लिए आपके पास क्या है। फिर उसके बाद उसकी बात होगी। और अगर भाजपा अपना वो बदलती है, हमारे लिए कुछ जगह देती है, तो फिर भाजपा का नाम लिया जाएगा। वरना ये जो अभी बात आई है कि भाजपा और इसमें चुनाव में किसको चुनेंगे, जब भाजपा हमको कुछ बोलती ही नहीं तो हम भाजपा का हम क्यों नाम लें। और MIM जब सीधे सीधे पसमानदा तहरीक के खिलाफ है, वो जैसा कि मारू साहब ने कहा कि उन्होंने आरक्षण का खुल के विरोध किया था, आरक्षण का खुल करके विरोध किया था, पसमानदा आरक्षण का 2007 में। अगर वो पसमानदा पहचान को नकारेंगे नहीं तो मुस्लिम पहचान उभरेगी कैसे, तो उनके लिए तो हम दोनों में से किसी के यहाँ नहीं जाएंगे ना भाजपा में। जो हमें पसंद नहीं करता, जिसके पास हमारे लिए कुछ जगह नहीं है, हम वहां नहीं जाएंगे। हम लोग अभी मंथन करेंगे और उसमें बात होगी। और मैं बस एक बात खत्म कर दूं, जो इर्तिगल गाजी है वो मैं बड़े गौर से मैंने भी देखा है, फैयाज साहब ने ज्यादा देख डाला है। वो सब निकाब नहीं लगाते, उनके यहाँ निकाब नहीं चलता है, वो नमाज नहीं पढ़ते हैं, और उनके यहाँ औरतें कमाती हैं, मर्द घूम के खाते हैं, और वो एक चरवाहे हैं, बुनकर हैं सब। तो क्या ये लोग ये मानेंगे कि ये चरवाहे और बुनकर के बनने जा रहे हैं ये लोग?
ये अपनी औरतों को निकाब हटाएंगे अर्तगल गाजी की तरह और औरतों की कमाई खाएंगे, कुछ इस तरह का बतावें। ये सल्तनत उस्मानिया की बात कर रहे हैं, अर्तगल गाजी वाला नहीं बता रहे कायदे से, वो बेनकाब वाला। हलब की जो बादियां हैं उनके यहाँ भी नकाब चलता है, और इनके यहाँ जो रानी रह रही है शहजादी हलीमा सुल्तान, वो भी नकाब नहीं लगाती है। ये तो एकदम पक्के वाले नट टाइप के सब पसमानदा है, अंसारी टाइप के भी नहीं है सब। हेलो, जैसे हमारे हाँ फैयाज भाई, आपने तो पोस्टमार्टम ही कर दिया उसका। वकार साहब ने तो पोस्टमार्टम ही कर दिया अर्तुगरुल गाजी का। जी भाई बुनकर थे वो, देखिए वो कालीन बुन रहे थे जी। जैसे बकरवाल वगैरह हैं, अपने गाय बैल पालते हैं, उसके बाद कश्मीर में लाके बेचते हैं। ये लोग भी अपना भेड़ और पाल, दुम्बा पाल करके ले जाके हलब में यहाँ वहां बेचते हैं सब। अच्छा देखिए, अब वो भी जी खत्म करिए। बिल्कुल आखिरी में सब अपनी अपनी बात कह लें, मुझे लग रहा है। देखिए 12 बजने वाले हैं, 2-2 मिनट में सभी मारूफ भाई, वकार भाई, आप लोग बहुत देर से है जुड़े हुए, 1.5 घंटा हो गया, तो अपनी बात करें। हाँ वकार भाई, आप पहले शुरुआत कर लीजिए, आप बोल लीजिए। ठीक, जैसे मैं ये कह रहा था, जो इनका अर्तगल गाजी वाला जो भूत है, या जो ये नबी सल्लम को रसूल अरबी, रसूल हाशमी कहते हैं। आज एक साहब ने मुझे बकरी पालक कहा, तो मैं कहा नबी सल्लम भी बकरी चराते थे, और नबी सल्लम ने एक बार कोई आदमी उनके सामने बात नहीं कर पा रहा था, क्या यार तुम मुझसे डरते हो? मैं वो हूं जिसकी मां कदीद खाया करती थी। मऊ में जो सूखा गोश्त चलता है, जानते होंगे आप, इधर वाले जानते भी नहीं उसको। कहे कि मैं वो हूं जिसकी मां कदीद खाया करती थी। और नबी सल्लम हमेशा जो है एक पसमानदा पहचान के साथ आपकी जिंदगी गुजरी है। वो ये अलग बात है कि बाद में अशराफीकरण कर दिया गया, ये बहुत बड़ा कबीला था, बहुत बड़े ये थे। इसी तरह सबका अशराफीकरण हुआ है। हजरत उमर जो है ऊंट चराया करते थे, और जब ईरान पहुंचा है लगे, तो ये डबल पॉलिसी लेके चल रहे हैं, डबल पॉलिसी। ठीक है फैयाज भाई, आप बोल लीजिए, इनका कट गया फकर भाई। अच्छा दोबारा आ गई। ठीक है फैयाज साहब। जी फैयाज भाई बोलिए। जी क्या आप आखिरी में कंक्लूजन के तौर पे अपनी बात कह लीजिए। हालांकि एक सवाल आया था, जवाब दिया जा चुका है, मैं दोबारा से सवाल पूछ ही लेता हूँ। ये तहजीब रेहान साहब है, वो ये कह रहे हैं कि आगे चुनाव में गठबंधन में अगर ये शामिल नहीं होते, दोबारा आप इसको वोट कटुआ कहेंगे ओवैसी साहब को। हालांकि कहा जा चुका है, बात हो चुकी है इस पे, लेकिन अगर कुछ कहना चाहे तो आप बोल दीजिए। नहीं, बात हो चुकी है, वो पीछे जाके अपना देख लेंगे। देखिए आज के जो बहस थी मुस्लिम सांप्रदायिकता के ऊपर थी। मुस्लिम सांप्रदायिकता का सिग्निफायर के तौर पे, उपमा और रूपक के तौर पे ओवैसी और एमआईएम की पार्टी और बिहार के चुनाव की जो बात चल रही थी, उसमें पसमानदा दृष्टिकोण से एक मिनट, एक जरूरी सवाल छूट जाएगा। ये जो बार बार कहा जा रहा है कि ये अंसारी आंदोलन है, ठीक है, तो अभी तो बिहार में एक भी अंसारी नहीं जीते जितनी मेरी जानकारी है। तो एक सवाल कहा है, शहबाज अंसारी साहब ने कहा कि बिहार के कितने कितने के पसमानदा विधायक हैं जो मंसूरी बिरादरी से आते हैं और जीते भी हैं, उसको लेकर नैरेटिव बनाया जा रहा है। अंसारियों ने मंसूरी को वोट नहीं दिया, ऐसी कोई बात है? और दूसरी बात ये कि ये जो है अंसारी आंदोलन, जैसे कह रहे हैं जैसे यादव का सपाता यादव का है, यादव की तरह जो अंसारियों ने भी अपना पसमानदा आंदोलन चलाया। ये आखिरी इसी बात पे बात खत्म कर देते हैं, क्योंकि बहुत लंबा हो गया है, ठीक है। तो ये अंसारी आंदोलन के जो आरोप है, ये लगातार लगता है इस चुनाव में भी यही लगा। अंसारी महापंचायत की वजह से इस बात को ज्यादा बल मिल गया कि ये दरअसल पूरा आंदोलन जो है पसमानदा आंदोलन अंसारियों का आंदोलन जी इस पे। और ये मंसूरियों ने तो क्या नहीं दिया ये नहीं, देखिए ये पसमानदा आंदोलन जो था आसिम बिहारी के नेतृत्व में चल रहा था। आज मैंने एक पोस्ट पुरानी शेयर की थी, आसिम बिहारी का जो लेटर था, उसको आप देखेंगे तो उसमें ये अशराफ की तरफ से ये रहा है कि चूंकि मेन लीडिंग इसमें कोरी जाति के जो लोग, जो बाद में अशराफ ने जिसको जुल्हा कहा और
जिन्होंने खुद का अपना नाम अंसारी रखा। तो ये लोग इसको लीड करते हैं, आगे बढ़ते हैं, सबको लेके चला जा रहा था। अशराफ ने एक दांव फेंका जो है, जो बड़े नेता थे उनको पूरे मुस्लिम समाज का नेता बनने का लालच दिया, और एक पसमानदा चूंकि मुसलमान बनने की और शेरवानी पहन के अच्छी उर्दू बोलने को ही उसको तहजीब कहता है, वो अपनी जगह संस्कृतियों से दूर होता है। बहरहाल तो वो एक डॉज देते हैं, और इस वक्त पसमानदा आंदोलन को कुंद करने के लिए, रोकने के लिए अशराफ ने उपेक्षा की नीति, इग्नोरेंस की नीति पे चल रहा है। उसमें एक चीज उसने ऐड किया है। अब उसने क्या किया है, कुछ एजेंट तैयार किए हैं, और एजेंट वो अंसारी जाति से हैं, एलीट अंसारी हैं, पढ़े लिखे हैं, IAS PCS हैं, पसमानदा पे PhD किए हुए हैं। और ये मैं एक रिपोर्ट आई अंसारी महापंचायत के बारे में भी, तो ये अंसारी महापंचायत के इस तरह से बनना, उभरना, और कुछ एलीट क्लासेस जो MU से पढ़े हुए ज्यादातर लोग हैं, उनको अशराफ एजेंट बना के छोड़े हुए हैं। तो वो अंसारी अंसारी कह के ये पूरा माहौल खराब कर रहे हैं, पहली चीज। तो पसमानदा आंदोलन की उपेक्षा की अशराफ की नीति, अशराफ की हिम्मत नहीं है कि डायरेक्ट पसमानदा आंदोलन से आके मुकाबला कर सके। वैसी तक ये बात पहुंचा दीजिएगा, अगर हिम्मत हो तो किसी दिन आके हमारे सामने किसी पसमानदा एक्टिविस्ट के सामने बैठ के पसमानदा मुद्दे पे बात कर ले, हम उनकी देख लेंगे कि उनकी शेरवानी में कितना दम है। बहरहाल तो एक तो ये एलीट अंसारियों को एजेंट बना के छोड़ा गया समाज में, पसमानदा पे रिसर्च करने वाले हैं, IAS PCS कुछ हैं, कुछ बिजनेसमैन हैं, और इस तरह के संगठन बनाए जाए। दूसरा, जो पसमानदा की अन्य जातियां हैं चूंकि और डाउन प्रोडन है, उनके अंदर भी ये जहर फैलाया जा रहा है, और इस तरह का एक माहौल पूरा पसमानदा यूनिटी को तोड़ने के लिए। देखिए, गुलाम की आजादी की लड़ाई है पसमानदा आंदोलन। अशराफ अपने गुलाम को रिस्टोर करना चाहता, नहीं चाहता कि जैसी लोग कहता है कि तुम सांप्रदायिकता की लड़ो। हमारा अच्छा एक्टिविस्ट ये कह के भाग जाता है कि हम MIA में चले जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। तो ये सब अशराफ का जो ताना बना इस आंदोलन को तोड़ने के लिए, उसको देखिए अशराफ बहुत शातिर है। मैं कहता हूं कि ब्राह्मणवाद अशराफवाद की बात है, तो मैं कहता हूं कि ब्राह्मणवाद 12 साल का बच्चा अशराफवाद के सामने। हमें ये समझना होगा, इस पे भी हम काम कर रहे हैं। और ऐसा कुछ नहीं, पसमानदा आंदोलन जाति से जमात की बात करता है, इसमें मंसूरी भी जुड़े हैं, अच्छे कार्यकर्ता हमारे हर जाति के, हमारे महासचिव। सम्मान की बात है कि वो, मैं तो एक बात कहता हूं हमेशा, इस पूरे भारतवर्ष में अगर पसमानदा आंदोलन को कोई लीड कर सकता है तो वकार अहमद जिस कहते, कोई एलीट अंसारी है, बिजनेसमैन और IAS PCS और पसमानदा PhD करने वाले की हैसियत नहीं है, उसका एटीट्यूड नहीं है। ये अशराफ के एजेंट छोड़े गए हैं। तो इस पे थोड़ा सा हम काम कर भी रहे हैं, लेकिन पसमानदा आंदोलन जाति से जमात की बात कर रहा है, हम उस पर मजबूती से जमे हुए हैं। इसीलिए अंसारी महापंचायत को पसमानदा आंदोलन ने कहीं सपोर्ट नहीं किया, और इस तरह से जातिगत संगठनों का हम सामाजिक एतबार से अगर कर रहे हैं, लेकिन हम क्लैश और इसको अवॉइड कर रहे हैं, और जाति से जमात पे हम मजबूती से डटे हुए। ठीक है। हाँ, वकार भाई आप कुछ बोल रहे थे। एक बात और जोड़ दूं, मुझे आज एक पसमानदा कार्यकर्ता अंसारी समाज से आते हैं और वो संगठन भी चला रहे हैं, उन्होंने कहा कि आप लोग नकारने की कोशिश ना करिए। मतलब ठीक है, अगर आप पसमानदा आंदोलन चला रहे हैं और आप जो है जाति की पहचान को, पसमानदा की किसी एक जाति की पहचान को नहीं बढ़ाना चाह रहे, तो बाकी अगर कोई संगठन बना रखा है तो उससे डायलॉग रखिए, मतलब उसको खत्म करने की कोशिश ना करिए। तो वो मुझे पर्सनल मैसेज किया, इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ। तो हाँ वकार भाई, आप कुछ बोल रहे थे। आप साहब कह रहे थे, मैं उसको जरा आगे और जोड़ दूं उसमें। देखिए, अंसारी महापंचायत जब बनी तो हमसे अख्तर भाई जो उसके सरपरस्त थे, हमसे मुख्तार भाई से उन्होंने कहा कि उसमें चलना है। तो हम क्या जवाब देते, अभी हम सोच रहे थे, मतलब कंफर्म नहीं कर पा रहे थे क्या हम जवाब दें, डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। मुख्तार भाई ने कहा कि हम किसी भी बिरादरी की जमात में संगठन में हम नहीं जाएंगे, शरीक नहीं होंगे हम। तो उन्होंने 8 दिसंबर को जो पहला प्रोग्राम था उसको उन्होंने नकार दिया। दूसरे, हम लोगों ने कोशिश किया कि हमारे साथ लोग आ जाएं। एक लालच होती है, जैसे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश के सरदारों को मैनेज कर रहे थे, उस तरह हम लोग भी मैनेज करने की कोशिश कर रहे थे कि लोग जात से जमात की तरफ आ जाए, जिसमें हम लोग असफल रहे। और हम लोगों ने अंसारी महापंचायत से एकदम किनारा कर लिया। किसी भी तरह से, मतलब एक मामूली सा लाइक भी कह सकते हैं, नहीं किया। और जितनी भी जमातें, चाहे धोबी की जमात हो, चाहे मंसूरी की जमात हो, हम जब जात से जमात की तरफ जा रहे हैं और जब हम सैयदवाद का विरोध कर रहे हैं, तो हम अंसारीवाद, मंसूरीवाद, धोबीवाद का भी विरोध उसी तरह करते हैं और करेंगे। और अगर
अगर सब अपनी अपनी जातियों की जमात लेके चलेगा तो पसमानदा तहरीक बन ही नहीं पाएगी। और इतने दिनों से जातियों की तहरीक लोग चला रहे हैं, बस ज्यादा सरनेम बदल पाए हैं और उसके आगे नहीं पहुंच पाए लोग। और ये जो आपने फैयाज साहब ने कहा, ये सही बात है कि अंसारियों को अलग से डील किया जा रहा है कि तुम बहुत बड़ी आबादी हो, तुम बहुत पढ़े लिखे हो, बहुत अमीर हो, तुम इन छोटी छोटी जातियों के चक्कर में क्यों पड़े हो। और छोटी जातियों से यह कहा जा रहा है कि तुम्हारा सारा हक अंसारी खा जा रहे हैं। मतलब ये लड़ाने के लिए इनके पास जितने साधन है, कभी मंसूरी की फेक आईडी लेके आ जाएंगे, कभी रायनी की फेक आईडी लेके आ जाएंगे, ये बात करते हैं। और हमारे सामने ये इसलिए टिक नहीं पाते हैं क्यों, हम खुद धोबी समाज से आते हैं। तो अब ये इल्जाम लगाना एकदम बेवकूफी भरा है। जब हम धोबी समाज से आते हैं और हम धोबियों से कह रहे हैं कि आप संगठन में आओ, अगर वो नहीं आ पा रहे हैं तो उसमें पसमानदा महाज की कमी नहीं है, उसमें कमी आप हमारे समझाने में हो सकती है या उनके समझने में हो सकती है कि जैसे ओबीसी आंदोलन में अभी प्रजापति उस लेवल में नहीं है जिस लेवल में यादव और कुर्मी हैं, उसी तरह से पसमानदा आंदोलन के लिए जिस तरह से अंसारी उसमें मेहनत कर पा रहा है या उसको समझ पा रहा है, उस तरह से अभी मंसूरी नहीं समझ पा रहा। धोबी नाऊ तो एक या जो और बिरादरियां वो तो इससे बहुत दूर है अभी। हाँ, कई बार मूक समर्थन मिल रहा है उनका। एक सवाल और, ये अंसारियों की जमात, अच्छा एक सवाल और मैं मैं खत्म नहीं करना चाह रहा था, लेकिन ये सवाल इंपॉर्टेंट है। तो हम ये देखते कि अंसारी सबसे ज्यादा ही है, मतलब ये सबसे ज्यादा बेदार यही हो गए हैं क्या कि सबसे ज्यादा यही जो आंदोलन नजर आते हैं? नहीं, इसकी वजह है मोमिन कॉन्फ्रेंस ने अंसारी में जो वहाबी का आरोप लगता है, अंसारी में भी जो अहले हदीस टाइप वाले हैं या जो मसलक से बाहर है या ज्यादा मसलकी नहीं है, वो ज्यादा आगे हैं। जो बरेलवी अंसारी हैं वो थोड़ा कम आगे हैं इस लाइन में, उसका भी आरोप लगता है हम लोगों को। आप सवाल पूछे, मैं पहले ही बता देता हूं। आसिम बिहारी रहमतुल्लाह अलैह जहां जहां उनके कदम पड़े हैं वहां वहां तहरीक में ज्यादा शिद्दत है, ज्यादा मजबूती है। जैसे मुबारकपुर में नहीं है, मऊ में है। मुबारकपुर में वो जोर नहीं है जो मऊ में है। ठीक, तो ये एक चीज है कि अंसारियों में ज्यादा काम हुआ है और उनमें डर भी कम है क्योंकि वो अपनी पूरी आबादी में रहते हैं और धोबियों वगैरह को डायरेक्ट अपर क्लास से साबिका पड़ता है। इसलिए ये लोग पसमानदा तहरीक में जुड़ने में कहीं ना कहीं डरते हैं कि उनका हुक्का पानी बंद ना हो जाए, और ये लोग हुक्का पानी बंद कर भी देते हैं। हमने अपनी दुकान खोई है। जी मुझे लगता है अब फैयाज भाई लंबा हो जाएगा, अभी मारूफ भाई को टाइम दिया जाए और खत्म किया जाए। ये मैं 1911 की एक घटना बताना चाहता हूं बंगाल की, कि जहां पसमानदा ने अशराफ का बहिष्कार कर दिया था। अशराफ ये कहता था कि इस्लाम में सब बराबर हैं, तो उन्होंने कहा कि जब तक तुम हमसे रोटी बेटे का रिश्ता नहीं करोगे तो हम तब तक तुम्हारा हुक्का पानी बंद कर देंगे। तो पसमानदा ने अशराफ का हुक्का पानी बंद कर दिया, और उसमें उस पसमानदा में ज्यादातर बुनकर समाज के लोग थे। मेन लीड उसको बुनकर समाज को ही कर रहे थे, जिसे आजकल अंसारी कहा जाता है। जी, बशीरहाट एक जगह है बंगाल में। अच्छा जी, 1911 की घटना है ये द क्वेस्ट ऑफ आइडेंटिटी एक किताब है रफीउद्दीन साहब की, उसमें लिखी हुई। अच्छा मारूफ भाई, आप बहुत देर से सुन रहे हैं, आप अपना आखिरी कमेंट दे दें ताकि फिर अब उसको खत्म किया जाए। म्यूट है आपका, अनम्यूट कीजिए उसको। मारूफ भाई लगता चले गए, फिर अब खत्म ही किया जाए। मारूफ भाई का लगता कट गया है ना। तो अभी तक हमारा जो एक टेक है पसमानदा आंदोलन का, जो एक टेक है ओवैसी के ऊपर या सांप्रदायिकता के ऊपर या सेकुलरिज्म के ऊपर, उस पर हम ये लाइव कर रहे थे। इससे पहले वकार भाई का एक लाइव आया था, उसके बाद बहुत से सवाल आए थे जिसकी वजह से ये दोबारा ये लाइव करना पड़ा। और जिन्होंने जो अभी बाद में जुड़े हैं वो अगर दोबारा जुड़े हैं तो और
सुने इस पूरे लाइव को और कोई सवाल बच जा रहा है, आपको लग रहा है कि कुछ सवाल छूट गए हैं, तो आप दोबारा से कमेंट में सवाल कर दें, तो हम दोबारा से आपके सवाल लेने के लिए दोबारा आ जाएंगे। हम कोई भी सवाल छोड़ना नहीं चाह रहे, हम बार बार ये कह रहे हैं, लेकिन आप हमसे ये उम्मीद ना करिए कि हम जो है फेसबुक पर आपसे बहस करेंगे कमेंटों में, वो हम नहीं करते हैं, वो हमारा तरीका नहीं है। वजह ये है इसकी कि इससे बहुत वक्त जाता है। अब चंद लोग हैं एक्टिविस्ट जो हमारे जो लिख रहे हैं, अगर वो फेसबुक में ही अपना 4-5 घंटा निकाल दिए तो फिर वो पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा और भी जो जरूरत की काम है वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है मारूफ भाई, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, वरना इसको खत्म किया जाए। मारूफ भाई, चलिए मारूफ भाई का खत्म हुआ, ठीक है। फिर मिलते हैं आपके दोबारा, आपके कोई सवाल हुए तो हम दोबारा मिलेंगे, दोबारा आपके सवाल का जवाब देंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय पसमांदा।